नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, मॉड्यूल डी का आपके सामने मैं एक तरह से मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का सेट है। यदि आप इतना 100 क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि अलग अलग फॉर्मेट में है, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन, जिस तरह के एग्जामिनेशन रियल एग्जाम टाइम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं INIFS का, यदि आप इसे कर लेते दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आप लिख के ले लीजिए क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाला है। ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ना, जितना भी पेपर अभी तक INIFS का हुआ है और मॉड्यूल डी से जो भी सवाल आए हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर समझिए कि 6 से 7 अलग अलग क्वेश्चन हैं, कंसेप्ट हैं। तो दोस्तों, तैयार है मॉक टेस्ट के लिए, तैयार है इस MCQ सीरीज के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों, यदि आप इसको देना चाहते हैं मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में, तो कैप्सूल कोर्स के अंदर ही अवेलेबल है। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। एक कॉलम ए दे रखा है इन्होंने और दूसरा कॉलम इन्होंने बी दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले आप अगर खुद से ट्राई कीजिएगा। ये सभी आपका डेटा है। क्रेडिट मार्केट के सामने लिखा है पूलिंग रिसोर्सेज थ्रू यूनिट फॉर इन्वेस्टमेंट। मनी मार्केट में लिखा है मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी। डेप्थ में लिखा है बैंक एंड NBFC प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म क्रेडिट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लिखा है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट लाइक कॉल मनी। डेरिवेटिव मार्केट में लिखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड। कैपिटल मार्केट में लिखा है फ्यूचर ऑप्शन एंड स्वैप। तो ये सब लिखा है। और इंश्योरेंस मार्केट में लिखा है दोस्तों करेंसी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग RBI एंड बैंक। म्यूचुअल फंड मार्केट में लिखा है दोस्तों, मतलब कुल मिलाकर 8 आपके पास रोज हैं। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1 का C, 2 का D, 3 का E, 4 का G, ऐसे दिया हुआ है। उसी तरह ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक बार आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ एक स्लाइड में दिख जाए। ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, क्रेडिट मार्केट को किसके साथ जोड़ेंगे? देखिए, क्रेडिट मार्केट को हम लोग जोड़ेंगे पूलिंग रिसोर्सेज थ्रू यूनिट फॉर इन्वेस्टमेंट। ये होगा क्या? नहीं होगा। देखिए, क्रेडिट मार्केट में क्या होता है कि जो बैंक है और जो NBFC है, वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट देती है। ठीक है, तो 1 का हो जाएगा C। मतलब दोस्तों, क्रेडिट मार्केट का मतलब क्या होता है? एक तरह से लोन मार्केट होता है। यहाँ बैंक और NBFC आपको पैसा उधार देते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। इसको आप लोन मार्केट के रूप में याद रख सकते हैं। चलिए, ये तो ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है दोस्तों? देखिए, मनी मार्केट में आपको याद रखना है कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है ना, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट लाइक कॉल मनी एंड ट्रेजरी बिल। तो इसको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का किंग बोला जाता है। यहाँ पे जो पैसा होता है ना, वो लेस देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट होता है। जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, कॉल मनी हो गया, तो 2 का हो जाएगा D। चलिए, उसके बाद डेप्थ मार्केट बताइए किससे लिंक करेंगे हम लोग, जरा पढ़िए एक बार। डेप्थ मार्केट को कहाँ लिंक करेंगे जी? देखिए, डेप्थ मार्केट होता है हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, डेप्थ मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। राइट, डेप्थ मार्केट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। तो जो हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, ये सब यहाँ पे ट्रेड होता है। तो 3 का हो जाएगा हमारा E। समझे? उसके बाद हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है दोस्तों कि करेंसी का बाजार होता है। जैसे आपको पता ही होगा, यहाँ देखिए लिखा है करेंसी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग RBI एंड बैंक। मतलब दोस्तों, जैसे आपका डॉलर हो गया, जैसे आपका यूरो हो गया या INR है, ठीक है, ये सब यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं RBI और बैंक के थ्रू। तो 4 का हमारा हो जाएगा G। चलिए, उसके बाद कैपिटल मार्केट की बात कर लें। अच्छा, डेरिवेटिव मार्केट छूट गया है, डेरिवेटिव मार्केट की बात कर लें। बोलिए, डेरिवेटिव मार्केट में क्या होगा? तो डेरिवेटिव का मतलब ही होता है कि इसका वैल्यू किसी चीज से डिराइव्ड होता है। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे लिखा है ना, देखिए फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, ये सब डेरिवेटिव मार्केट में आता है। यानी 5 का हो जाएगा F। कैपिटल मार्केट में क्या आता है दोस्तों? कैपिटल मार्केट में कंपनी अपने शेयर और लॉन्ग टर्म बॉन्ड बेचती है। क्या बेचती है? शेयर बेचती है। जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है कंपनी वो बेचती है ताकि पैसा रेज कर सके। तो यहाँ देखिए लिखा होगा, ये लिखा है इन्होंने कि मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड डेप्ट, यानी 6 का हो जाएगा B। देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर सारा कंसेप्ट आ गया है। इंश्योरेंस मार्केट में क्या होगा तो बताइए। अब 2 बचा है, H बचा है और A बचा है। तो इंश्योरेंस मार्केट में क्या होता है दोस्तों? ये रिस्क को कवर करता है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। तो यहाँ पे लाइफ एंड नॉन लाइफ रिस्क कवरेज होगा। तो 7 का हो जाएगा H। और म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ये इसमें लोग अपना पैसा पूल करते हैं और एक्सपर्ट उसको इन्वेस्ट करते हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो A हो जाएगा, 8 का हो जाएगा ये। तो कुल मिलाकर देखिए, सिंपल सी बात है। इसका आप ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 का C, 2 का D, राइट, 3 का E, तो फिर हमारा 4 का G है। यानी कि ऑप्शन नंबर A हमको परफेक्ट लग रहा है।
राइट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों याद रखने का सिंपल ट्रिक है, इसको ऐसे याद रखिए, जब भी क्रेडिट देखे तो लोन वर्ड याद कर लीजिए, मनी देखे तो शॉर्ट टर्म याद कर लीजिए, डेप्ट से बॉन्ड याद कर लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से करेंसी आ जाएगा, डेरिवेटिव से हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आ जाएंगे, कैपिटल मार्केट में हमारा शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म आ जाएगा, इंश्योरेंस मार्केट में रिस्क कवर होता है, और म्यूचुअल फंड का मतलब ही होता है पूलिंग मनी। याद रहेगा दोस्तों। अब अगर एग्जाम में आया तो आपका फुल मार्क्स पक्का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका थोड़ा जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन मनी मार्केट इज नॉट करेक्ट। तो दोस्तों कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए कर रहा है कि डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड रेंजिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर, कॉल मनी रेफर्स टू 1 ईयर, वन डे लैंडिंग, नोटिस मनी फॉर 2 to 14 days एंड टर्म मनी फॉर मोर देन 14 days अप टू 1 ईयर। सी कर रहा है कि ऑल द ट्रांजेक्शन इन कॉल नोटिस टर्म मनी मनी मार्केट आर कोलेटरलाइज, और डी कर रहा है कि सेंट्रल बैंक यूजेज द मनी मार्केट टू अलाइन मार्केट रेट विद द की पॉलिसी रेट। बताइए कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है नॉट करेक्ट, समझे ना, गलत पूछ रहा है। चलिए आगे करके समझते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को यदि आप देखिए तो कह रहा है कि मनी मार्केट का क्या मतलब है। दोस्तों मनी मार्केट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म पैसा, राइट। जो पैसा आपका शॉर्ट टर्म होता है ना, शॉर्ट टर्म पैसा का बाजार होता है मनी मार्केट। यहाँ पे दोस्तों फंड जो होते हैं ना, वो ओवरनाइट से लेकर 1 साल तक, 1 ईयर तक, समझे, इसके लिए बोरो होते हैं। तो ये तो करेक्ट है ना। ठीक है, फिर बी भी देखिए, बी भी सही लग रहा है, तीनों स्ट्रक्चर सही है। कॉल मनी 1 दिन के लिए होता है, नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए होता है, और टर्म मनी 14 दिन से 1 साल के लिए होता है, ये भी सही है। सी की बात कर लें तो सी कह रहा है कि सारा ट्रांजेक्शन कोलेटरलाइज होता है। ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि कॉल नोटिस और टर्म मनी लैंडिंग जो होते हैं ना, वो कोलेटरलाइज नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, अनकोलेटरलाइज होते हैं। मतलब कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगती। कोलेटरलाइज का मतलब क्या हुआ, सिक्योरिटी डिपॉजिट लगना। तो मतलब ये हुआ कि इसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता है, नो सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओवरनाइट आपको लैंडिंग मिल जाती है, बोरिंग होती है, नो सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये वर्ड ये गलत है। और डी की बात कर लें कि सेंट्रल बैंक यूजेस द मनी मार्केट टू अलाइन विद द, ये सही है। देखिए आरबीआई क्या करती है कि मनी मार्केट को यूज करती है ताकि इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट के साथ अलाइन हो मॉनेटरी ट्रांसमिशन के लिए। तो ये भी सही है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि कौन सा सही है इसमें। दोस्तों कौन सा गलत पूछा है ना, तो सी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो याद रखेंगे, कॉल मनी 1 दिन के लिए, नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए, और टर्म मनी जो है 14 दिन से 1 साल के लिए। और याद रखिएगा दोस्तों, नो कोलेटरल इन दिस मार्केट, इन सभी मार्केट में कोई कोलेटरल नहीं लगता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म फंड होता है, कॉल नोटिस टर्म मार्केट जो है डिफरेंट टेनर का होता है, लैंडिंग जो है वो अनकोलेटरलाइज होता है। देखिए बुक से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है ताकि दोस्तों आपको ना कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, किसी प्रकार का सवाल आए आप उसको कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाएं। और आरबीआई दोस्तों इन सभी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को, रेट को यूज करता है अपने रेट के अलाइनमेंट के लिए। तो अब एग्जाम में आ जाएगा तो कोई गलती नहीं होगा। चलिए अगले सवाल के देखिए, फिर से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम बेसिकली मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स और उनके प्रूडेंशियल लिमिट पे एक सवाल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है, कॉलम ए है पार्टिसिपेंट कैटेगरी और कॉलम बी है प्रूडेंशियल लिमिट। तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए लिखा है कॉल एंड नोटिस 100% डेली एवरेज 125% ऑन एनी डे। टर्म में लिखा है कि टर्म मनी के लिए लिखा है कि बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी चाहिए। फिर लिखा है पेमेंट बैंक के लिए कॉल नोटिस सेम एज स्केड्यूल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के लिए लिखा है कि कॉल नोटिस एंड टर्म जो है 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट होगा। और प्राइमरी डीलर के लिए ये सब लिखा है। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, यानी किसके लिए क्या सही है। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए ए नंबर सही है। क्या, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि इनके लिए जो प्रूडेंशियल लिमिट आरबीआई ने सेट किए हैं, तो वो क्या कहा है कि कॉल नोटिस मनी के लिए कहा है 100% ऑफ द कैपिटल फंड, वो भी डेली एवरेज बेसिस पे। साफ साफ लिखा हुआ है 100% ऑफ द कैपिटल फंड ऑन डेली एवरेज। और किसी पार्टिकुलर दिन में 125%, समझे, किसी पार्टिकुलर डे में कितना है, 125%। और इसमें एक और चीज लिखा है कि बोर्ड अप्रूव्ड विद इन इंटर बैंक लिमिट, बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट विद इन इंटर बैंक प्रूडेंशियल नॉर्म। तो ये किसके लिए, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। यदि पेमेंट बैंक की बात कर ले तो आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट बैंक का भी जो लिमिट है वो सेम है स्केड्यूल बैंक का, समझे, सेम है। तो वही चीज है अपना, कॉल नोटिस टर्म में आपका 100% डेली एवरेज और 125% एनी डे। और कोऑपरेटिव बैंक का क्या बोलता है कि बहुत ही सिंपल है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये कहता है कि जो भी इनका एग्रीगेट डिपॉजिट है ना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, उसका 2% ले लीजिए, वही हमारा मैक्सिमम लिमिट है कॉल नोटिस और मनी मार्केट में, समझे। और लास्ट कहता है प्राइमरी डीलर। तो प्राइमरी डीलर थोड़ा अलग है दोस्तों, इनका जो है ना एनओएफ के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। एनओएफ होता है हमारा नेट ऑन फंड, उसका 225% ले लेंगे, और टर्म मनी में भी 225% लेंगे एनओएफ। तो दोस्तों क्या आंसर है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। ये तो बहुत सिंपल था, ऑप्शन नंबर ए 1 करेक्ट होगा।
समझे। तो दोस्तों याद रखेंगे कि स्केड्यूल बैंक हो या पेमेंट बैंक हो, डेली बेसिस पे 100% है, और यदि एनी डे की बात कर लें, एवरेज मतलब एवरेज बेसिस पे 100% है, और एनी डे की बात कर लें तो एनी डे है 125%। ये किसके लिए हो रहा है बात? ये बात हो रही है दोस्तों स्केड्यूल कमर्शियल बैंक या पेमेंट बैंक। समझे, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक या पेमेंट बैंक के लिए ये याद रख लेंगे, एवरेज है 100% और एनी डे है 125%। और जब कोऑपरेटिव बैंक की बात आती है दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक के लिए याद रखिएगा 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट। और जब पीडी की बात आती है तो 225% ऑफ एनओएफ। तो किसको याद रखना, कैसे कैसे याद रखिएगा पता है? मैं बताता हूं, देखिए सिंपल सा याद रखिए, 100, 125 225। देखिए ऐसे याद हो जाएगा आपको। 100 मतलब क्या हुआ कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए किसी पार्टिकुलर दिन में 125 मतलब ये हो गया, नहीं ये एवरेज है। एससीबी या हमारा जो पेमेंट बैंक है, ठीक है, उनके लिए एवरेज, और एनी डे में हमारा 125%, ठीक है, ऑफ द 125% किसका जी? तो 125% जो है हमारा इनका जो भी कैपिटल है, राइट। और 2% आपको बताया एग्रीगेट डिपॉजिट का होता है, किसके लिए? ये होता है कोऑपरेटिव बैंक के लिए। और 225% जो है हमारा है किसके लिए? ये है प्राइमरी डीलर के लिए। समझे, एनओएफ का, नेट ऑन फंड का। ऐसे इसको याद रख सकते हैं, 100 125 2 225, 100 125 2 225। बस 2 बार बोलिएगा ना, वो टेबल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और दोस्तों लास्ट मोमेंट पे यही करना होता है, क्योंकि दोस्तों आप सोचेंगे कि हर एक चीज को देख लें, ये रिवाइज ऐसे ही होगा, 100 125 2 225। अब कभी नहीं भूलिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए ये एलटीआरओ पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड सवाल क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था फरवरी 2020 में, उसके बारे में सही है? सही पूछा गया है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एलटीआरओ लाया गया बैंक को इनकरेज करें कि वो मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरटेक करे और ड्यूरेबल लिक्विडिटी को रीजनेबल कॉस्ट पे एज्यूर करे। बी कह रहा है कि एलटीआरओ को वेरिएबल रेट पे कंडक्ट किया जाता है जो कि मार्केट कंडीशन से लिंक होता है। सी कह रहा है कि टोटल लिक्विडिटी इंजेक्शन जो एलटीआरओ का था 1 लाख करोड़ का था, विथ इनिशियल ऑपरेशन ऑफ 25,000 करोड़ फॉर ईच 1 ईयर एंड 3 ईयर टेनर। और एलटीआरओ बिड मस्ट बी मिनिमम ऑफ 1 करोड़ इन मल्टीपल देयर ऑफ एंड अलॉटमेंट इन केस अवर्ड सब्सक्रिप्शन इज डन ऑन प्रो रेटा बेसिस। देखिए चारों सा ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे कौन सा सही है ये पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। क्यों सही है दोस्तों? क्योंकि एलटीआरओ का मेन पर्पज ही था बैंक को क्या देना, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी देना। यहाँ पे लिखा है ना, सिंपल सा इसका मकसद है, बैंक को लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कौन? एलटीआरओ। समझे, तो ताकि वो मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर सके और रीजनेबल कॉस्ट पर पैसा मिले। 2 वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एक तो मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है और ड्यूरेबल लिक्विडिटी एट द रीजनेबल कॉस्ट। समझे, तो मैंने आपको क्या बताया, एलटीआरओ का मेन पर्पस था बैंक को लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी देना ताकि वो मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करे और रीजनेबल कॉस्ट पर पैसा मिले। स्टेटमेंट 2 की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि दोस्तों एलटीआरओ वेरिएबल रेट पे नहीं होता, ये फिक्स रेट पे होता है। कैसे होता है एलटीआरओ? एलटीआरओ इज ऑलवेज एट द फिक्स रेट। और ये फिक्स रेट कौन सा रेट होता है आपको पता होगा? पॉलिसी रेपो रेट होता है, राइट। ये जो फिक्स रेट होता है दोस्तों, ये कैसा रेट होता है? दिस फिक्स रेट इज द पॉलिसी रेपो रेट। चलिए तो ये स्टेटमेंट गलत है। 3 कह रहा है कि टोटल लिक्विडिटी इंजेक्शन जो हुआ था, हाँ ये सही है। टोटल लिक्विडिटी इंजेक्शन प्लान जो था वो 1 लाख करोड़ तक था, ठीक है। और पहला जो 2 एलटीआरओ हुआ था ना, उसमें 25,000 करोड़ के लिए हुआ था। समझे, तो एक था 1 साल टेनर का और एक था 3 साल टेनर का। समझे, तो पहला जो 2 एलटीआरओ हुआ था 25,000 करोड़ दोनों के लिए हुआ था। एक 1 साल टेनर का था और दूसरा जो 25,000 करोड़ था वो 3 साल के टेनर का था। स्टेटमेंट नंबर 4 तो थर्ड सही हो गया ना, 1 भी सही हमने देखा। 4th की बात कर ले तो कह रहा है कि एलटीआरओ बिड्स मस्ट बी मिनिमम ऑफ 1 करोड़, ठीक है, आर इन मल्टीपल देयर ऑफ अलॉटमेंट इन द रेंज ऑफ आवर सिस्टम इज ऑन प्रो रेटा बेसिस। देखिए दोस्तों मिनिमम बिड जो होता है वो 1 करोड़ का होता है और मल्टीपल में होता है। अगर मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो अलॉटमेंट प्रो रेटा पे होता है, ये भी सही है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? हमने देखा 2 नंबर गलत है और 1, 3 एंड 4 सही है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो दोस्तों याद रखेंगे कुछ की पॉइंट को, एलटीआरओ जब भी आपको दिखे तो याद रखिएगा कि ये लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी का एक स्रोत है, वो भी फिक्स रेपो रेट पे होता है। अमाउंट आपको मैंने बताया 1 लाख करोड़ का अमाउंट है। टेनर आपको मैंने बताया दोस्तों 1 साल और 3 साल का टेनर होता है और बिड जो है मिनिमम 1 करोड़ का है, राइट, और प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है। चलिए क्विकली रिकैप कीजिए। एलटीआरओ दोस्तों फरवरी 2020 में आरबीआई ने लाया था ड्यूरेबल लिक्विडिटी के लिए। इसका रेट फिक्स होता है जो कि रेपो रेट होता है। 1 लाख करोड़ का प्लान है। पहला 25,000 करोड़ का था। मिनिमम बिड जो है वो 1 करोड़ का है, ठीक है, और प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है।
ये सब कीवर्ड को हमें ध्यान रखेंगे। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़े दोस्तों। यदि चीजें समझ में आ रही हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे बात करते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सही है। चलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूं। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है स्टॉक एक्सचेंज को। बीएसई, एनएसई, सीएसई, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, आईएनएक्स। तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल आता है 3। बताइए क्या ऑर्डर रहेगा, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो दोस्तों देखिए मैं आपको समझाता हूं। जो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज आया था दोस्तों, ये 1908 में आया था, 1908 में आया था। ठीक है, तो कलकत्ता में आया था। उसके बाद दोस्तों सबसे ओल्डेस्ट जो है वो बीएसई का है, 1875 में आया था ये। और ओटीसीआई देख सकते हैं आप, ये आया था हमारा 1990 में। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया था दोस्तों 1992 में। और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज आया था 2012 में, मॉडर्न एक्सचेंज बोलते हैं। और ग्लोबल इंडिया आईएनएक्स जो है वो 2017 में आया था। ठीक है, आईएफएससी गांधीनगर में। और एनएससी आईएफएससी जो आया था ये भी 2017 में आया था। ठीक है, तो दोस्तों ओल्डेस्ट कौन सा है हमारा, देखिए ये जो हमारा सीएससी और बीएससी जो है ना ये ओल्डेस्ट है, लेकिन ये बंद हो चुका है। और देखिए ऐसे इसको याद रखिए कि ओल्डेस्ट में यदि आपको ओल्डेस्ट याद रखना है तो 2 वर्ड याद रखेंगे, सीएससी एंड बीएससी। और यदि 1990 वाला याद रखना है तो इसको याद रखिए दोस्तों, ओटीसीआई देख सकते हैं 1990 में आया था। और एक एनएससी है, ये 1992, मतलब 1990 के दशक की बात हो रही है। चलिए ये ऐसे याद रखेंगे। और 2010 में देखिए 2010 वाले में कौन सा है, एक तो हमारा एमएससीआई है, फिर हमारा आईएनएक्स है और आईएफएससी है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद हमारा 7 आएगा, फिर 2 आएगा, राइट। और फिर हमारा आएगा 4 और फिर 5 और 6 बराबर ही है। चलिए तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बस, और बस आपको ईयर याद रखना है, दैट्स इट। अब देखिए एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो एक तरफ इन्होंने कॉलम ए में इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना इंस्ट्रूमेंट, और कॉलम बी में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में इन्होंने लिखा है इक्विटी शेयर, लिखा है कि इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स और शेयर प्रीमियम, राइट इशू, ऑनरशिप इंटरेस्ट विद वोटिंग राइट, रिप्रेजेंट एंटरप्रेन्योर रिस्क, बोनस शेयर, न्यू सिक्योरिटी ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू होल्डिंग, प्रेफरेंस शेयर, fixed dividend, priority over equity in liquidation, no voting right, cumulative preference share, dividend accumulative unpaid, arrear cleared before equity dividend, cumulative convertible preference share, dividend accumulate and share convert into equity after a specific date। और participating preference share लिखा है कि right to share profit beyond fixed dividend, सिक्योरिटी रिसीट लिखा है, इशूड बाय सिक्योरिटाइजेशन एंड डिकसेशन कंपनी। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये हमारे पास जो है एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ एक स्लाइड में दिखे, राइट। आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, राइट। ये देख सकते हैं आप, यू कैन सी इट नाउ, राइट। सो दीज आर द कॉलम 1 में इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। तो आपको इसको मैच द फॉलोइंग मैच करना है। आइए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर से। इफ यू टॉक अबाउट द इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा। इक्विटी शेयर में आपका ऑनरशिप का टिकट है, ऑनरशिप का टिकट माना जाता है इक्विटी शेयर। मतलब क्या होता है कि वोटिंग राइट भी मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क भी हैंडल करता है, दोनों चीज मिलता है, वोटिंग राइट प्लस एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सी की बात कर ले दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे राइट इशू की बात हो रही है। तो राइट इशू में क्या होता है दोस्तों कि कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर ऑफर करती है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, यही होता है ना राइट इशू। मतलब कंपनी अपने जो इनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को दोस्तों प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नए शेयर देते हैं। बोनस शेयर में क्या होता है कि फ्री शेयर मिलता है, ठीक है ना, इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, तो हम कैपिटलाइज करते हैं। तो 1 का बी हो गया, 2 का सी हो गया, 3 का ए है। प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा कि आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है, ये सामने सामने वाला है, 4 का डी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि अगर डिविडेंड नहीं मिला तो एक्यूमुलेट होता है, और फिर एरियर क्लियर होते हैं इक्विटी से पहले। तो 5 में हमारा ये आ जाएगा। 6 में हमारा कन्वर्टेबल नाम है, तो शेयर को हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए कन्वर्टेबल लिखा है, तो 6 का एफ हो जाएगा। और 7 में क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है दोस्तों कि फिक्स डिविडेंड के अलावा एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर करने का राइट भी मिलता है। तो डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है उसका भी हक मिलेगा शेयर करने का, यानी पार्टिसिपेटिंग, इसलिए वर्ड यूज किया है पार्टिसिपेटिंग। और 8 सिक्योरिटी रिसीट बताइए आपको कि सिक्योरिटाइजेशन और डिकसेशन कंपनी इशू करती है, तो 8 कैच हो जाएगा। तो मेन है 1A 1B 2C 3A 4D, ठीक है, ये सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएचपी के बारे में सवाल पूछा है इन्होंने, तो आप देखो इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल है। जब भी आपको इक्विटी वर्ड दिखे ना, तो इक्विटी को ऑनरशिप से समझ लीजिए। इक्विटी का मतलब है ऑनरशिप। राइट मतलब देखिए मतलब न्यू इशू,
मतलब न्यू शेयर को हम इशू कर रहे हैं एग्जिस्टिंग होल्डर को। बोनस का मतलब होता है फ्री शेयर। प्रेफरेंस का मतलब होता है दोस्तों फिक्स डिविडेंड। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है हमारा, फिक्स डिविडेंड, कोई वोट नहीं कर सकता। कुमुलेटिव का बताया मैंने आपको, डिविडेंड एक्यूमुलेट होगा। कुमुलेटिव में क्या होता है कि जो हमारा डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होता है। कन्वर्टेबल मतलब कि हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग का मतलब कि हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर मिलेगा। वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। डीआरएचपी के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, ये सवाल पूछ रहा है इन्होंने। तो दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि आरएचपी इज फाइल्ड विद सेबी बाय अ कंपनी प्लानिंग टू रेज फंड थ्रू आईपीओ। बी कर रहा है कि इट कंटेन डिटेल लाइक बिजनेस डिस्क्रिप्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्क फैक्टर। 3 कर रहा है कि आरएचपी गारंटी फ्यूचर डिविडेंड टू इन्वेस्टर बेस्ड ऑन डिस्क्लोज प्रॉफिट। और 4 नंबर कर रहा है कि इट हेल्प इन्वेस्टर एसेस कंपनी ऑपरेशन रिस्क एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन बिफोर सब्सक्राइबिंग टू शेयर। चलिए पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात कर लें। तो आरएचपी आपको पता होना चाहिए क्या है, एक ऑफर डॉक्यूमेंट है। क्या है दोस्तों, आरएचपी एक ऑफर डॉक्यूमेंट है जो कंपनी सेबी को फाइल करती है, राइट। जो कंपनी सेबी को फाइल करती है जब वो आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करना चाहता है। फिर से बता दूं, आरएचपी एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी सेबी को फाइल करती है जब वो कंपनी आईपीओ के माध्यम से पैसा रेज करना चाहती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, वही वर्ड कर रहा है। अच्छा सेकंड भी सही है हमारा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं। ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, कंपनी जो सेबी को फाइल कर रही है आईपीओ रेज करने से पहले, इसके अंदर ये सब रहता है, सारा चीज रहता है, ये भी सही है। थर्ड कर रहा है कि गारंटी फ्यूचर डिविडेंड, ये गलत है। आरएचपी कोई गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर में आपको डिविडेंड मिलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं मिलना है, राइट। ये सिर्फ फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करता है। इट ओनली प्रोवाइड द फाइनेंशियल डेटा, यानी ये सिर्फ फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करेगा, राइट, ताकि इन्वेस्टर खुद एक्सेस कर सके। और फोर्थ की बात कर ले, लिखा इट हेल्प इन्वेस्टर एसेस कंपनी ऑपरेशन रिस्क कैपिटल यूटिलाइजेशन। देखिए आरएचपी इन्वेस्टर को हेल्प करता है कंपनी के ऑपरेशन रिस्क और कैपिटल यूटिलाइजेशन समझने बिफोर दे इन्वेस्ट। तो ये भी सही है। तो ये बेसिकली क्यों देता है, ये क्यों कंपनी ये ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को देती है, ताकि जो इन्वेस्टर है वो सब सारा एस्पेक्ट को समझ पाए। इसीलिए तो आरएचपी, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए ये कंपनी है, ये आईपीओ में जाना चाहती है। आईपीओ में जाने से पहले कंपनी क्या करती है कि सेबी को ना एक ऑफर डॉक्यूमेंट देती है। उस ऑफर डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होता है कि बिजनेस का डिस्क्रिप्शन ये है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये है, वो है। और दोस्तों इससे इन्वेस्टर सब कुछ पता लगा पाते हैं, समझे। तो इसीलिए दोस्तों आरएचपी दिया जाता है। और इसका सही जवाब क्या होगा, 1, 2 एंड 4। 3 नंबर गलत है, ये कोई गारंटी नहीं करता, समझे, ये ध्यान रखेंगे। तो समझ में आया दोस्तों की पॉइंट क्या है, ताकि इन्वेस्टर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। अब देखिए दोस्तों आपके सामने फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल है कि इंडियन प्राइमरी मार्केट ने कब कौन सा प्राइसिंग इंट्रोड्यूस किया था 1992 में, और 100% वॉलंटरी बुक बिल्ड इशू में आरआई को कितना परसेंट मिलेगा, एनआई को कितना परसेंट मिलेगा, क्यूआईबी को कितना परसेंट मिलेगा, कंपलसरी बुक बिल्ड इशू में क्यूआईबी को कितना मिलेगा, फिक्स प्राइस इशू में आरआई को कितना। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर 3, 4, 5, 6 कंसेप्ट है। आइए दोस्तों, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। पहले आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से सोचिए। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहां पे एंट्री होगा हमारा फ्री, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों फ्री प्राइसिंग आया था 1992 में। क्या हुआ था कि सेबी ने फ्री प्राइसिंग अलाउ किया था। मतलब कंपनी क्या करती थी कि वो अपने से प्राइस डिसाइड करती थी, कंपनी खुद प्राइस डिसाइड करती है। बस सेबी क्या करता था, तो सेबी केवल डिस्क्लोजर चेक करता था, मतलब प्राइसिंग कंपनी खुद डिसाइड करती थी। ये स्टार्ट हुआ था 1992 में, ठीक है। फिर दोस्तों अगला कर रहा है कि यदि 100% वॉलंटरी बुक बिल्ड इशू है तो उसमें जो आरआई होते हैं ना उनको 35% मिलता है। मतलब आरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इनको वॉलंटरी बुक बिल्ड में मिनिमम 35% एलोकेशन मिनिमम है दोस्तों, इससे ज्यादा ही मिलेगा। मिनिमम 35% मिलना चाहिए। एनआई को कितना मिलेगा, एनआई को मिलेगा 15%। एनआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कितना मिलेगा दोस्तों, मिनिमम 15%। और क्यूआईबी को कितना मिलेगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बोलते हैं इनको। वॉलंटरी बुक बिल्ड इशू में 50% से ज्यादा नहीं मिल सकता, नॉट मोर देन 50%, समझे। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यदि कंपलसरी बुक बिल्ड है तो दोस्तों क्यूआईबी के लिए बहुत ज्यादा है दोस्तों, 75% को मिलना ही चाहिए, समझे। कंपलसरी बुक में क्यूआईबी को कम से कम 75% मिलना चाहिए। और यदि फिक्स प्राइस इशू है तो आरआई को मिनिमम 50% मिलना चाहिए, ठीक है। और मार्केट और जो है बिल्डिंग, जो हमारा बुक बिल्डिंग प्रोसेस डिस्कवरी प्राइस होता है वो मार्केट बिट्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, मार्केट बिट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि मतलब इसके बेसिस पे डिस्कवर होता है, डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना काफी आसान है दोस्तों, कि फ्री प्राइसिंग कब स्टार्ट हुआ था, 1992 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखिए वॉलेंटरी का एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद रखने का।
35, 15, 50। ये पहला है आर के लिए आर आई, ये है आर आई के लिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए इसको याद रखिए, 35, 15 और 50। 35 से 15, 50 होता है ना, ये है हमारा वॉलेंटरी। नोट कर लीजिए कहीं पे, हेल्प देगा। ये 35 होता है हमारा आर आई के लिए, ठीक है। 15 होता है हमारा एन आई आई के लिए, और 50 होता है हमारा क्यू आई बी के लिए, ठीक है। और यदि हमारा कंपलसरी वाला रहेगा तो इसको ऐसे याद रखिए कि कंपलसरी में सबसे ज्यादा किसको मिलता है, आपको क्यूआईबी को मिलता है, मात्र 75% मिलता है क्यूआईबी को। और एक हमारा लास्ट केस था फिक्स प्राइस। तो फिक्स प्राइस में मिनिमम जो है आपको जो आरआई को मिलना है वो 50% मिलना है। तो याद रखिएगा फिक्स प्राइस में आरआई को सबसे ज्यादा मिलता है, और कंपलसरी में क्यूआईबी को सबसे ज्यादा मिलता है 75%, और वॉलेंट्री में 35, 15 और 50 का रेशियो है, समझे। तो ये सब याद रखेंगे ना, बहुत सिंपल है। तो फिक्स प्राइस कब आया, 1992 में आया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा फ्री 35, 15, 50। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन को अभी जरूरी है सॉल्व करने का, मतलब एक क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, राइट। तो फिक्स प्राइसिंग आया 1992 में, वॉलेंट्री बिग बिल्ड में 35, 15, 50 का रेशियो याद रखिएगा, कंपलसरी में क्यूआईबी का मिनिमम 75% है, और फिक्स प्राइस में आरआरआई का 50% है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे सवाल है, इनमें से कौन सा कथन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में सही है, करेक्ट लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन। बी कह रहा है कि दे आर इशूड टू फाइनेंस फिजिकल डेफिसिट, मैनेज टेम्पोररी कैश मिसमैच ऑफ द गवर्नमेंट। सी कह रहा है कि दिस सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट एनुअली एट द कूपन रेट एंड रिडीम्ड एट पार वैल्यू। डी कह रहा है कि स्टेट डेवलपमेंट लोन आर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट थ्रू ऑक्शन कंडक्टेड बाय आरबीआई। तो देखिए दोस्तों, क्या कौन सा ऑप्शन सही है ये आपसे पूछा गया है। पहले ऑप्शन ए नंबर ए की बात कर लें तो ये सही कर रहा है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन, शॉर्ट में इसको एसडीएल बोलते हैं, ठीक है, और ये ट्रेजरी बिल, ये सब के सब आते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन की बात कर लें, ये भी सही है। ये जो सिक्योरिटीज होते हैं ना, ये फिजिकल डेफिसिट कवर करने के लिए होते हैं और टेम्पोररी कैश मिसमैच को मैनेज करने के लिए होते हैं। लिखा है ना, फिजिकल डेफिसिट मैनेज करना है और कैश मिसमैच को मैनेज करना है, उसीलिए हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। 3 नंबर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट जो लिखा है ना, इंटरेस्ट एनुअली, ये गलत है। इंटरेस्ट एनुअली नहीं मिलता दोस्तों, हाफ ईयरली पे होता है, ये याद रखिएगा। इंटरेस्ट जो है ना वो हाफ ईयरली पे होता है, ठीक है, हर कूपन रेट पे। और एसडीएल के बारे में याद रखिएगा, 4 नंबर सही है। एसडीएल जो है स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है और ऑक्शन आरबीआई कंडक्ट करता है, ठीक है ना, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब है 1, 2 एंड 4, ठीक है। दोस्तों सिक्योरिटी जो होता है ना वो पार वैल्यू, ये मैं आपको बता दूं, ये शायद इस पे सवाल आना चाहिए। देखिए सिक्योरिटी पार वैल्यू 100 रुपया होती है, ठीक है, और आइडेंटिफाई होती है 2 चीजों से, एक तो मैच्योरिटी डेट से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, मैच्योरिटी डेट से और कूपन रेट से। देखिए ऐसा लिखा रहता है 7.99% GOI 2027। इसका मतलब पूछा गया था पिछले बार। देखिए जब भी ऐसा लिखा रहा है ना, इसका मतलब समझिए कि ये जो 2027 है ये क्या है, ये है इसका मैच्योरिटी डेट, ठीक है, और ये जो 7.99 क्या है, हमारा कूपन रेट। याद रहेगा ना दोस्तों, बहुत सिंपल है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तीनों चीज आता है, हमारा CGSL, फिर हमारा ट्रीबिल और एसडीएल, ये सब मिलके आते हैं। पर्पस क्या है कि डेफिसिट को मैनेज करना, कैश मिसमैच को मैनेज करना। इंटरेस्ट हाफ ईयरली होगा, और एसडीएल जो है आरबीआई ऑक्शन कंडक्ट करती है स्टेट डेवलपमेंट लोन की। याद रहेगा दोस्तों। चलिए, तो ये तो सेम क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। अगला सवाल देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे हम लोग एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। तो कह रहा है दोस्तों कि बॉन्ड का प्राइस इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे मूव करता है, कन्वेक्सिटी इफेक्ट क्या होती है। लिखा है ना, बॉन्ड प्राइस मूव डैश विद द मार्केट इंटरेस्ट रेट, मोरेवर फॉर एन इक्वल साइज फॉल वर्सेज राइज इन द यील्ड द प्राइस गेन इज डैश एज कंपेयर टू द प्राइस लॉस, को कन्वेक्सिटी बोलते हैं। होल्डिंग कूपन कांस्टेंट डैश time to maturity imply greater price sensitivity. For two bond with the same maturity, bond with the dash coupon show greater price sensitivity. देखिए ये सब आपका बॉन्ड थ्योरम जिसको बोलते हैं ना, तो ये बॉन्ड 4 बॉन्ड थ्योरम आपके बुक में दिया हुआ है, उसी को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया है। ऑप्शन भी देख लीजिए, इनवर्सली, डायरेक्टली, ग्रेटर देन, लॉन्गर, लोअर। मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक स्लाइड में दिखा देता हूं, ये देखिए, अब दिख रहा होगा आपको। चलिए अब एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए क्या लग रहा है, ABC या D, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। चलिए मैं आपको समझाता हूं, लेट मी एक्सप्लेन। दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या है कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट, आपको पता होगा कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी आपका रेट बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, घटेगा,
और रेट घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरी बात है कि सेकेंड वाला कर रहा है कि कन्वेक्सिटी इफेक्ट। ये क्या होता है कन्वेक्सिटी इफेक्ट, सुनिएगा ध्यान से। कन्वेक्सिटी इफेक्ट कहता है कि अगर यील्ड हमारा घटेगा ना, ये कहता है कि अगर हमारा यील्ड घटेगा तो जो प्राइस का राइज होगा वो ज्यादा होता है कंपेयर टू प्राइस का फॉल जब यील्ड बढ़ता है। देखिए, यील्ड घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा और यील्ड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। तो बोलता है कि यील्ड घटने पे जो प्राइस का राइज होता है ना वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यील्ड बढ़ने पे प्राइस घटना। इसी को कहते हैं कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट। तो वही कर रहा है ना कि फॉर एन इक्वल साइडेड फॉल वर्सेज राइज इन द यील्ड द प्राइस गेन इन ग्रेटर देन द प्राइस लॉस। ठीक है। फिर कर रहा है कि होल्डिंग कूपन कांस्टेंट। मतलब क्या कर रहा है, होल्डिंग कूपन कांस्टेंट और डैश टाइम टू मैच्योरिटी इंप्लाई ग्रेटर प्राइस सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि जब मैच्योरिटी ज्यादा होती है, ठीक है, मान लीजिए एक बॉन्ड है जिसका मैच्योरिटी है 5 साल की, एक बॉन्ड जिसका मैच्योरिटी है 7 साल की, तो ज्यादा है मैच्योरिटी। अगर मैच्योरिटी ज्यादा होती है तो उतनी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होगा इंटरेस्ट रेट के चेंज से, मतलब सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है। यहाँ पे हो जाएगा लॉन्गर। ये जो थर्ड गैप है वहां क्या हो जाएगा, होल्डिंग कूपन को कांस्टेंट रखिए और लॉन्गर टाइम टू मैच्योरिटी इंप्लाई, और कह सकते हैं कि हाँ लॉन्गर टाइम टू मैच्योरिटी का मतलब कि प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। और लास्ट कर रहा है कि सेम मैच्योरिटी के दो बॉन्ड है, मान लीजिए कि ये बॉन्ड 1 है, मैं समझाता हूं दोस्तों। ये मान लीजिए बॉन्ड 1 है और ये बॉन्ड 2 है, इसका मैच्योरिटी भी 7 साल है, इसका मैच्योरिटी भी 7 साल है, दोनों का मैच्योरिटी सेम है। जिस बॉन्ड का कूपन कम होगा, मान लीजिए इसका कूपन रेट है हमारा 10% और इसका कूपन रेट है 8%, तो B2 का कूपन रेट कम है। जिसका कूपन रेट कम होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये क्या होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि उसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है, ये मोर सेंसिटिव होता है। तो वही कर रहा है, देखिए लास्ट ऑप्शन क्या कर रहा है कि फॉर द टू बॉन्ड विद सेम मैच्योरिटी द बॉन्ड विद द स्मॉलर कूपन, है ना, सोज ग्रेटर प्राइस सेंसिटिविटी। मतलब चारों ऑप्शन प्राइस सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, कौन कितना प्राइस से सेंसिटिव है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो प्राइस सेंसिटिविटी कितना ज्यादा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहले ऑप्शन के लिए इन्वर्सली होगा, फिर होगा हमारा ग्रेटर देन, फिर लॉन्गर और फिर लोअर। तो याद रखिए दोस्तों, इन्वर्स रिलेशन होता है जब यील्ड घटता है, जब यील्ड घटता है तो इसको मैं आपको रिकॉल करा देता हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, देखिए जब यील्ड घटता है हमारा, तो यील्ड घटने पे प्राइस में जो राइज होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू प्राइस फॉल जब यील्ड बढ़ता है। और याद रखिएगा मैच्योरिटी लंबा होगा तो सेंसिटिविटी भी जो होगा वो भी ज्यादा होगा। और यदि कूपन लोअर है, यदि लोअर कूपन है तो वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। मतलब ये बॉन्ड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल हर एक साल आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग आरडीएस की, राइट। तो ये सवाल आरडीएस का एक स्कीम है आरबीआई का, जिसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम बोलते हैं। आइए इस पे सवाल देखते हैं। तो कह रहा है कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम एक गेम चेंजर है फॉर रिटेल इन्वेस्टर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें से कौन सा कथन आरडीएस के बारे में सही है। पहला कह रहा है कि आरबीआई ने आरडीएस को लॉन्च किया था 12 नवंबर 2021 में, ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को डीप कर सकें और रिटेल इन्वेस्टर को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं नेशन बिल्डिंग में। बी कह रहा है कि आरडीएस के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसडीएल खरीद सकते हैं। सी कह रहा है रजिस्टर करने के लिए इन्वेस्टर को रूपी सेविंग अकाउंट चाहिए भारत में, पैन चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए। और डी कह रहा है कि आरडीजी अकाउंट को सिंगली या ज्वाइंटली ओपन कर सकते हैं और ये आपको प्राइमरी इशुएंस, सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग सबका ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। क्या लगता है दोस्तों, ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 एंड 4, 2 एंड 4। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डिस्कशन को। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि दोस्तों 12 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। पर्पज यही था कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में डायरेक्ट एक्सेस देना और नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेशन करवाना। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा भी सही है दोस्तों। क्यों सही है, क्योंकि आरडीएस के अंदर आप ना ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, एसजीबी स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, सॉरी सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड और स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये सब के सब खरीद सकते हैं। यू कैन बाय ऑल दिस थिंग। थर्ड की बात कर लें तो थर्ड के लिए भी सही है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ना आपको रूपी सेविंग अकाउंट, पैन, वैलिड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओवीडी चाहिए। और चौथा नंबर ऑप्शन भी सही है, इसको आप सिंगली या ज्वाइंटली ओपन कर सकते हैं और आपको एक्सेस मिलेगा प्राइमरी ऑक्शन प्लस सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग एनडीएस-ओएम के माध्यम से। सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर भी रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। तो क्या क्या पॉइंट आपको बताया, कब लॉन्च हुआ था। लॉन्च हुआ था दोस्तों, एक बार रिकॉल कर लीजिए, लॉन्च हुआ था 12 नवंबर 2021 को। प्रोडक्ट के अंदर, इसके प्रोडक्ट में हमारे ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ये सब के सब प्रोडक्ट आते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या है आप देख सकते हैं, पैन, वैलिड ईमेल आईडी, ये सब के सब इसके रिक्वायरमेंट है। चलिए इसको बोलते हैं ना क्वेश्चन के माध्यम से सीखना।
चलिए, अब एक्सेस का आपको प्राइमरी इश्यूएंस में एक्सेस मिलेगा और सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग में भी एक्सेस मिलेगा। तो इसका मेन पर्पस था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को और डीप बनाना। रिटेल इन्वेस्टर भी ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एसजीबी, एसडीएल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोस्तों आपको पता होगा ना, पहले लाइवॉर हुआ करता था, अब एआरआर आ गया है, राइट। तो लाइवॉर का रिप्लेसमेंट का क्या हो गया, एआरआर आ गया, अल्टरनेट रेफरेंस रेट बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि नए नए बेंचमार्क रेट, जो एआरआर का नाम है, जैसे एसओएफआर, एसओएन, इस पे सवाल बराबर आता है। और कॉलम नंबर 2 में मार्केट की बात की गई है। तो जैसे कि यूके में लिखा है, यूएसए में लिखा है, यूरोपियन यूनियन लिखा है, स्विट्जरलैंड लिखा है। तो बताना है कि कौन सा आपको मैच करना है, एआरआर को रेफरेंस मैच करना है। चलिए, पहले एसओएफआर के सामने लिखा है यूके, एसोनिया में लिखा है यूएसए, ईएसटीआर में लिखा है यूरोपियन यूनियन, सेरॉन में लिखा है स्विट्जरलैंड। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इसका अब आपके सामने ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। वीडियो को पहले सोचिए, फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि एक बार जब तक दिमाग को प्रेशर नहीं डालिएगा, दिमाग पे जोर नहीं डालिएगा ना, तो कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करेंगे तब तक गलती आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या गलती है मेरा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 50 से ये एसओएफआर है ना, एसओएफआर यूएस बनाया गया था, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंस। तो दोस्तों, ये किस पे बेस्ड आपको पता होगा, ये रेपो ट्रांजेक्शन पे बेस्ड होता है, सिक्योर्ड है। क्या है ये, सिक्योर्ड है। और दोस्तों, टेनर इसका ओवरनाइट होता है। काउंटर पार्टी में इसके बैंक और नॉन बैंक दोनों आते हैं, बोथ कम। काउंटर पार्टी में बैंक एंड नॉन बैंक भी आते हैं, समझे। तो याद रखिएगा एसओएफआर के बारे में, यूएसए का है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट देता है, रेपो ट्रांजेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। सोनिया की बात कर लें तो दोस्तों, एसओएनआई जो हमारा यूके का है, ठीक है। स्टर्लिंग ओवरनाइट होता है, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट बोलते हैं इसको, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट बोलते हैं। ये अनसिक्योर्ड होता है दोस्तों, ठीक है। ओवरनाइट टेनर होता है, बैंक नॉन बैंक दोनों के लिए। ईएसटीआर यूरोपियन यूनियन के, ई से ईएसटीआर, ई से यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए कि सोनिया गांधी लंदन से है, ठीक है। आपको याद रहेगा, कभी कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ईएसटीआर देखिए, इसमें याद रखिए कि अनसिक्योर्ड ओवरनाइट रेट होता है, काउंटर पार्टी में बैंक नॉन बैंक दोनों आते हैं। और सेरॉन तो स्विट्जरलैंड का है, ऐसे सेरॉन ऐसे स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं, स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट। तो 1 का बी हो गया, 2 का ए हो गया, 3 का सी है और 4 का डी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये याद रखेंगे, ये 4 और भी है एक दो इसको, लेकिन ये 4 मेन है, ठीक है। एआरआर कहाँ का है, क्या है, अनसिक्योर्ड है कि सिक्योर्ड पे सवाल आता है। अब थोड़ा एफएक्स रिटेल के बारे में सही सही जवाब बताइए, तो कौन सा कथन एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म के बारे में सही है, ये सवाल पूछा गया है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि एफएक्स रिटेल इज अ वेब बेस्ड एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म रोल्ड आउट बाय सीसीआईएल ऑन अगस्त 5, 2019। कर रहा है कि इट ऑफर ट्रेडिंग इन कैश, टॉम, स्पॉट, फॉरवर्ड इंस्ट्रूमेंट अप टू 13 मंथ। सी कर रहा है कि कस्टमर मस्ट रजिस्टर ऑन द सीसीआईएल पोर्टल, सेलेक्ट देयर बैंक, बैंक वेरीफाई। 4 कर रहा है कि प्लेटफॉर्म इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइसिंग बाय मैचिंग रिटेल बिट्स विद एडी बैंक कोड्स एनोनिमसली। और 5 कर रहा है कि बैंक आर नॉट अलाउड टू चार्ज एनी फी टू कस्टमर ऑन एफएक्स रिटेल एंड ट्रांजेक्शन चार्ज अप्लाई टू ऑल ट्रेड रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट। दोस्तों, ऑप्शन दे रहा है 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4, 2, 4 and 5। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। यहाँ लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, समझते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पहला ऑप्शन हमारा सही है स्टेटमेंट, क्योंकि एफएक्स जो रिटेल है ना, एफएक्स रिटेल एक वेब बेस्ड एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म है, समझिए। तो इस कब लॉन्च हुआ था, सीसीआईएल ने 5 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था। इसका पर्पस क्या है कि जो हमारे रिटेल कस्टमर हैं, रिटेल कस्टमर को यूएसडी आईएनआर खरीदने बेचने का डायरेक्ट एक्सेस देना, ठीक है। रिटेल कस्टमर को यूएसडी वर्सेज आईएनआर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इनका डायरेक्ट एक्सेस देना, ये मेन पर्पज है। दूसरा स्टेटमेंट की बात कर ले, लिखा है इट ऑफर ट्रेडिंग इन कैश, टॉम, स्पॉट, फॉरवर्ड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, ये भी सही बात है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वाई इट इज करेक्ट, बिकॉज प्लेटफॉर्म पे कैश, कैश का मतलब होता है सेम डे, टॉम मतलब होता है कल यानी टुमारो, T+1 बोलते हैं, स्पॉट मतलब होता है T+2 और फॉरवर्ड मतलब होता है दोस्तों अप टू 13 मंथ। ये सब के सब अवेलेबल है, राइट। सिर्फ यूएसडी आईएनआर पेयर के लिए, बस पेयर याद रखिएगा, यूएसडी आईएनआर पेयर ही रहेगा, समझे, और सब के सब अवेलेबल है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि दोस्तों रजिस्ट्रेशन सिंपल है, सीसीआईएल पोर्टल पे रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक सेलेक्ट कीजिए, बैंक वेरीफाई करेगा, फिर सीसीआईएल क्रेडेंशियल इशू करेगा। और 4th नंबर दोस्तों वो भी सही है, कह रहा है कि प्लेटफॉर्म ने एनोनिमस मैचिंग करता है रिटेल बिड ऑफर को एडी बैंक कोड के साथ, एनोनिमस मैचिंग करता है, ठीक है। किसके साथ दोस्तों, एडी बैंक कोड के साथ। डेली ट्रांजेक्शन लिमिट है ही नहीं, देयर इज नो सीलिंग ऑन डेली ट्रांजेक्शन, मतलब कोई लिमिट नहीं है डेली ट्रांजेक्शन पे। और अगर आपका टोटल जो है $50,000 से कम है तो कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है, और ट्रांजेक्शन चार्ज तब है जब $50,000 से ज्यादा है,
समझे। और 5 नंबर गलत है। क्या कहता है 5 नंबर कि बैंक को फी चार्ज करने से मना नहीं है, वो प्री एग्रीड फ्लैट फी ले सकते हैं जो कि कस्टमर को डिस्क्लोज किया जाएगा। और ट्रांजेक्शन चार्ज हर ट्रेड पे नहीं लगता, 50,000 के ऊपर वाले पे लगता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, की पॉइंट को समझिए। एफएक्स रिटेल ट्रेड जब भी आपको दिखे तो होता क्या है दोस्तों, है क्या ये, तो बेसिकली आरबीआई बैक्ड इनिशिएटिव है जो रिटेल इन्वेस्टर को डॉलर आईएनआर फॉरेक्स मार्केट में डायरेक्ट एक्सेस देता है। ये भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए है। कीवर्ड पकड़िएगा, एक वेब बेस्ड एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है, 2019 में लॉन्च हुआ था। पर्पज है कि रिटेल कस्टमर को यूएसडी आईएनआर बाय सेल करने का डायरेक्ट एक्सेस देना। कैश स्टॉम स्पॉट फॉरवर्ड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग अवेलेबल है सिर्फ डॉलर आईएनआर पेयर के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। प्लेटफॉर्म एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग करता है। रिटेल बिड्स ये ऑफर को एडी बैंक कोड के साथ, और 50,000 के नीचे के लिए आपका डेली ट्रांजेक्शन, ये कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगता, डेली ट्रांजेक्शन कोई लिमिट नहीं है, और 50,000 के ऊपर आपको देना पड़ेगा एक, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म। आइए एसीयू की बात कर लेते हैं। चलिए एसीयू के बारे में सवाल पूछ रहा है। मैं आपको इंडियन बैंकिंग में सवाल पूछ रहा है कि इंडियन बैंकिंग क्रोनोलॉजिकल है, वो किस प्रकार से क्रोनोलॉजी है। पहला लिखा है कि आईसीआईसीआई स्टार्टेड मर्चेंट बैंकिंग, ठीक है, आईसीआईसीआई ने मर्चेंट बैंकिंग सर्विस स्टार्ट की। ग्रे बैंक को लाइसेंस मिला आरबीआई का, एसबीआई किया, मर्चेंट बैंकिंग सर्विस स्टार्ट किया, आरबीआई मर्चेंट बैंकिंग इंटर किया। बताइए पहले क्या हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है 2, 3, 1, 4, 5, देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, बताइए दोस्तों। ये एग्जाम में बार बार आता है मर्चेंट बैंकिंग का हिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ग्रिनले बैंक का नाम सुन लीजिए। ये 1967 में बैंकिंग इंडिया में फॉर्मली स्टार्ट हुआ जब ग्रिनले बैंक को आरबीआई का लाइसेंस मिला। ये पहला इवेंट था। उसके बाद हमारा आता है एसबीआई। एसबीआई 1972 में बैंकिंग कमीशन ने रिकमेंड किया कि एसबीआई के मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन को सेटअप किया गया। फिर आता है हमारा आईसीआईसीआई, यानी कि 1973। फिर आता है आईएफसीआई 1986, और फिर आता है आईडीबीआई 1991। ये ऑर्डर याद रखेंगे, ठीक है। तो बाकी के बैंक जो है वो सब इसके बाद आए थे। इसको ऐसे याद रखिए, GSIII ऐसे याद रखिए। जी से क्या हो गया हमारा ग्रिनले बैंक, एस से एसबीआई, और आई से हो गया आईसीआईसीआई, आईएफसीआई और आईडीबीआई, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा वो क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर हमारा 4 आएगा, फिर 5 आएगा। 2, 3, 1, 4, 5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए, तो फाइनेंस को इजी बनाने का मिशन कंटिन्यू रहेगा हमारा। सवाल को देखें। अगले सवाल में हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैटेगरी आपको पता होगा कि एक कॉलम में कैटेगरी दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में उनका एक्टिविटी लिखा हुआ है। आपको कैटेगरी के साथ मैच करना। चलिए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, बताइए दोस्तों कौन सा मैचिंग सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कैटेगरी 1 में कह रहा है कि एडवाइजर या कंसल्टेंट केवल आते हैं। कैटेगरी 2 में कह रहा है कि इशू मैनेजर, एडवाइजर, कंसल्टेंट, अंडरराइटर सब आते हैं। कैटेगरी 3 में कह रहा है कि एडवाइजर, कंसल्टेंट, को मैनेजर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर आते हैं। और 4 में लिखा है इन्होंने अंडरराइटर, एडवाइजर, कंसल्टेंट। बताइए मैच कीजिए, 2 का सी, 3 का डी, 4 का है। चलिए मैं आपको स्लाइड में समझा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो कैटेगरी वाले होते हैं इनको सब चीज का एक्सेस मिलता है। तो ये फुल सर्विस मर्चेंट बैंकर होते हैं। इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फुल सर्विस, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग, अलॉटमेंट, रिफंड, एडवाइजर, कंसल्टेंट, अंडरराइटर, ये सब के सब होते हैं। और एक और याद रखिएगा कि मिनिमम 5 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी 2 का होगा दोस्तों, ये सी से लिंक होगा। कैटेगरी 2 हमारे सी से लिंक, क्योंकि ये एडवाइजर, कंसल्टेंट, को मैनेजर, अंडरराइटर है, लेकिन इशू मैनेज नहीं करते, दे नॉट इशू मैनेजर। जो है वो डी से है, मतलब ये अंडरराइटर का काम करेंगे, एडवाइजर, कंसल्टेंट का काम करेंगे। और कैटेगरी 4 जो है वो ए से, मतलब एडवाइजर और कंसल्टेंट ही हो सकते हैं मात्र। कैटेगरी 3 का क्या बताया आपको, कैटेगरी 3 का बताया आपको डी, समझे। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 जो है हमारा फुल सर्विस है, 2 केवल को मैनेजर और एडवाइजरी है, 2 क्या है, को मैनेजर और एडवाइजरी है, 3 क्या है, अंडरराइटर और एडवाइजरी है, और 4 में एडवाइजर है केवल। 4 में क्या है, केवल एडवाइजर है, ओनली एडवाइजर, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है मर्चेंट बैंकिंग और क्या कर सकते हैं। अगला फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सवाल है क्या कि आईपीओ सीबी का जो आईपीओ गाइडलाइन है, इस पे एग्जाम में सवाल आते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिलेटेड है। इफ द पब्लिक इशू साइज एक्सीड डैश, issuer must appoint a monitoring agency which shall be dash to ensure that the proceeds are used for project as disclosed in the offer document. The monitoring agency must submit a report to SEBI on a dash basis detailing project cost, revision, surplus fund utilization and compliance with dash approval. बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ लिखा है, तो इसका यहाँ पे होगा 500 करोड़।
ठीक है। यदि पब्लिक इशू साइज 500 करोड़ से ज्यादा है तो मॉनिटरिंग एजेंसी आपको अपॉइंट करना ही करना है। और दोस्तों दूसरा में जो होगा कि मॉनिटरिंग एजेंसी क्या होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, मर्चेंट बैंकर होगी, बैंक होगी, ये भी हमारे एफआई होती है। क्या होती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। बैंक भी कर सकते हैं अगर वो इशूअर के बैंक है तो। और दोस्तों फिर कह रहा है कि द मॉनिटरिंग एजेंसी मस्ट सबमिट अ रिपोर्ट टू आरबीआई ऑन हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली, मंथली। सही जवाब है हाफ ईयरली बेसिस पे, समझे। तो एजेंसी को सेबी को रिपोर्ट देनी पड़ती है 6 महीने पे। और लास्ट कह रहा है कि डिटेलिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट, डिवीजन, सरप्लस फंड विद डैश अप्रूवल। किसका अप्रूवल चाहिए? तो कह रहा है कि गवर्नमेंट अप्रूवल, सेबी अप्रूवल, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें गवर्नमेंट आरबीआई रिपोर्ट में इंश्योर करना होता है कि प्रोजेक्ट अप्रूवल जो ऑफर डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं वो कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी अप्रूवल। दोस्तों याद रखिएगा, मॉनिटरिंग एजेंसी मैंडेटरी है दोस्तों। ठीक है। मॉनिटरिंग एजेंसी जो है ना वो मैंडेटरी है 500 करोड़ से ज्यादा के इशू के लिए। 500 करोड़ के ज्यादा का इशू है तो आपको मॉनिटरिंग एजेंसी लाना ही लाना है। और ये मॉनिटरिंग एजेंसी क्या होगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी। ये सेबी को हर महीने में रिपोर्ट करेगी। ठीक है। ये हमारे स्टैट्यूटरी अप्रूवल से कॉम्प्लायंस को इंश्योर करेगी, कॉम्प्लायंस विद स्टैट्यूटरी अप्रूवल। ठीक, समझ में आया दोस्तों? करते हैं एफआरए के बारे में सवाल आता है बराबर। एफआरए होता है हमारा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। आइए देखते हैं कौन सा कथन एफआरए के बारे में गलत है, ये पूछा गया है इन्होंने। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि एफआरए इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट बेस्ड ऑन फिक्स रेट एट द फ्यूचर डेट। 3 into 6 एफआरए मीन्स बोरोइंग और लैंडिंग फॉर 3 months starting from 3 months from now ending 6 months from now. When a corporate buy FRA, it undertake to pay a floating rate and receive a fixed rate to hedge against the rising interest rate. और डी कर रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट इन एन एफआरए इज नोशनल एंड देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू लैंड और बोरो द नोशनल अमाउंट। चलिए ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 की बात कर लें। दोस्तों आपको पता होगा कि जो एफआरए होता है वो एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट एक्सचेंज होते हैं बेस्ड ऑन अ फिक्स रेट एट फ्यूचर डेट। इंटरेस्ट पेमेंट एक्सचेंज होता है, सही बात है। 3 into 6 एफआरए का मतलब क्या हुआ कि बोरोइंग लैंडिंग 3 महीने के लिए हो रही है और आज से 3 महीने बाद वो शुरू हो जाएगी और 6 महीने बाद खत्म हो जाएगी, समझे। मान लीजिए लिखता 6 into 9 एफआरए, मतलब ये हुआ कि बोरोइंग और या लैंडिंग जो है वो 6 महीने बाद शुरू होगी और 3 महीने में खत्म हो जाएगी, यानी 9 महीने तक चलेगी, समझे। स्टेटमेंट ये भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 की बात कर लें तो क्या कर रहा है कि जब कॉर्पोरेट एफआरए बाय करता है ना तो वो क्या करता है कि वो फिक्स्ड पे करता है, ठीक है, और फ्लोटिंग रिसीव करता है। ठीक है। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट से बचने के लिए तो क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है, फ्लोटिंग नहीं पे करेगा, वो फिक्स पे करेगा और फ्लोटिंग रिसीव करेगा। ठीक है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो कर रहा है कि एफआरए का प्रिंसिपल अमाउंट नोशनल होता है, ये भी सही है। कोई एक्चुअल लैंडिंग बोरोइंग नहीं होती है, बस नोशनल होता है वो। तो याद रखने के लिए याद रखिएगा दोस्तों, एफआरए में इंटरेस्ट रेट, मेरे एफआरए का इंटरेस्ट हेज करना, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का हेजिंग ही मेन काम है एफआरए का। और रखिएगा कि बाय एफआरए, आप जब आप एफआरए खरीदते हैं ना तो आप फिक्स्ड पे करेंगे, यू विल पे फिक्स्ड, क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट से बचना चाह रहे हैं, इसीलिए तो आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना चाह रहे हैं। और आपको चाहिए कि आप रिसीव क्या करना चाह रहे हैं? फ्लोटिंग रिसीव करना चाह रहे हैं, समझे। और 3 into 6 एफआरए का मतलब होता है कि 3 स्टार्ट होगा 3 महीने बाद और लास्ट करेगा 3 महीने में, समझे, ये याद रखेंगे। चलिए अगली कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, कौन सा कथन आईएसडी एग्रीमेंट के बारे में गलत है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए कर रहा है कि आईएसडीए इवॉल्व फ्रॉम आईएसडी कोड, इंक्लूड स्टैंडर्ड डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन। फिर कर रहा है कि प्री प्रिंटेड मास्टर एग्रीमेंट इज नेवर एट, कस्टमाइजेशन इज मेड वाया द शेड्यूल, डील स्पेसिफिक कमर्शियल टर्म आर कैप्चर्ड इन कंफर्मेशन। 3 कर रहा है कि मास्टर एग्रीमेंट इज यूज्ड ओनली बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंक काउंटर पार्टी जनरली डू नॉट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और 4th कर रहा है कि वंस एग्जीक्यूटेड मास्टर गवर्नमेंट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टी सो दे कैन बी कंक्लूडेड बाय द एग्रीइंग मटेरियल कमर्शियल टर्म। बताइए दोस्तों कौन सा कथन नहीं है? नॉट करेक्ट। साफ देखिए वर्ड क्या है, यूज किया है, नॉट करेक्ट। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है 1 only, 3 only, 2 and 3, 4 only। बताइए तो स्टेटमेंट 1 क्या है? स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है, क्योंकि दोस्तों आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट 1985 के स्वैप कोड से इवॉल्व हुआ था। इसमें दोस्तों क्या क्या आता है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, इवेंट ऑफ डिफॉल्ट और रेमेडीज आते हैं। स्टेटमेंट 2 भी हमारा सही है। क्यों सही है? देखिए दोस्तों, प्री प्रिंटेड मास्टर एग्रीमेंट अल्टर नहीं होता, सिर्फ पार्टी नेम चेंज होते हैं, ठीक है, सिर्फ पार्टी नेम चेंज होते हैं। कस्टमाइजेशन स्केड्यूल में होती है और डील स्पेसिफिक टर्म कंफर्मेशन में कैप्चर होते हैं, समझे। मतलब जो आपका मास्टर एग्रीमेंट है ना, जो पहले से प्रिंटेड है, उसको आप चेंज नहीं करते हैं, समझे बात को। अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि यूज्ड ओनली बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये गलत है दोस्तों। ये सिर्फ बैंक के लिए नहीं है,
कॉर्पोरेट आपके हो गए, ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट हैं, हमारे एसेट मैनेजर हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि नॉन बैंक काउंटर पार्टी हैं, नॉन बैंक काउंटर पार्टी हैं, ये दोस्तों ये भी आईएसडीए यूज करते हैं, ये दे ऑल यूज आईएसडीए, ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कि मास्टर साइन होने के बाद फ्यूचर ओटीसी इजीली हो सकते हैं, राइट, सिर्फ कमर्शियल टर्म एग्री करने होते हैं, चाहे फोन पे भी वो एग्री करें और कंफर्म करना होता है, लीगल बॉयलर पे दोबारा नेगोशिएट नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों सही जवाब क्या है, 1, 2 और 4 इसका सही जवाब है। कौन सा गलत पूछा गया है, तो 3 नंबर गलत है, ठीक है, बी नंबर सही है। तो आईएसडीए दोस्तों कहां से इवॉल्व हुआ था, आईएसडीए इवॉल्व हुआ था स्वैप कोड से। स्वैप कोड कब का है, स्वैप कोड है 1985 का। इसमें दोस्तों 3 चीजें याद रखेंगे प्री प्रिंटेड फिटिंग के रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि फैक्टरिंग इज एन अरेंजमेंट फॉर फाइनेंसिंग अ कंपनी बिजनेस अगेंस्ट, चार ऑप्शन दिया हुआ, इनवॉइस, बिल ऑफ एक्सचेंज, परचेज ऑर्डर, वेयर द फैक्टर हैंडल्स क्रेडिट कंट्रोल कलेक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लेजर पोस्टिंग ओनली, क्रेडिट कंट्रोल कनेक्शन, and in full service factoring it bear losses if the buyer default. In India, factoring is regulated by DAS Act and defined under section A. Factoring involve acquisition of DAS from sale of goods and service and can be with recourse or without recourse, but DAS is not permitted in India. बहुत अच्छा सवाल है, कंप्लीट फैक्टरिंग को कवर किया है। चलिए पहले ऑप्शन की बात कर ले, तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास, इनवॉइस, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइस, परचेज ऑर्डर। तो आपको पता होगा कि फैक्टरिंग क्या होता है कि आप कंपनी के बिजनेस को फाइनेंस करते हैं इनवॉइस के अगेंस्ट, समझे। तो फैक्टरिंग का बेस ही होता है इनवॉइस, जो कंपनी बायर को इशू करती है। इनवॉइस यही होता है ना कि जैसे मान लीजिए मैं बायर हूँ, आपका कंपनी है, मैंने आपसे सामान लिया, तो आप इनवॉइस इशू करेंगे ना, तो अभी मैंने पैसा नहीं दिया है, बस इनवॉइस आप दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या करती है कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी फाइनेंस करती है। अच्छा दूसरी बात है, फैक्टर क्या हैंडल करता है, क्रेडिट कंट्रोल कलेक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लेजर पोस्टिंग नहीं, फैक्टर हैंडल करेगा क्रेडिट कंट्रोल एंड कलेक्शन, समझिए। फैक्टर सिर्फ पैसा एडवांस नहीं करता बल्कि क्रेडिट कंट्रोल कलेक्शन भी हैंडल करता है। और इसका जो एक्ट है दोस्तों, एक्ट का नाम क्या है हमारा, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 का है, समझे। बैंकिंग रेगुलेशन नहीं होगा, कंपनीज एक्ट नहीं होगा, सही जवाब है फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट। लेजर पोस्टिंग भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर देखिए और दोस्तों इसको डिफाइन किया गया है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर जी, ठीक है। और फैक्टरिंग और दोस्तों एक और बात याद रखेंगे कि फैक्ट्री में रिसीवेबल एक्वायर किए जाते हैं, क्या एक्वायर किए जाते हैं, एक्विजिशन ऑफ रिसीवेबल एक्वायर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि रिसीवेबल एक्वायर किए जाते हैं जो गुड्स एंड सर्विस के सेल से क्रिएट होते हैं। और दोस्तों विदाउट रिकोर्स अलाउड ही नहीं है, लिखा है ना, बट विदाउट रिकोर्स इज नॉट अलाउड इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ विथ रिकोर्स फैक्टरिंग अलाउड है, मतलब अगर बायर डिफॉल्ट करेगा तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है, समझे। केवल विथ रिकोर्स अलाउड है, विदाउट रिकोर्स भारत में अलाउड नहीं है। चलिए तो ये सभी चीज ध्यान रखने हैं हमें। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो आप देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो टीआरडीएस पे बेस्ड है। देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जितना भी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, आपको कंसेप्ट बिल्ड करेगा। तो दोस्तों टीआरडीएस पे क्या सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन टीआरडीएस के बारे में गलत है, नॉट करेक्ट लिखा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए नॉट करेक्ट पूछा है। ऑप्शन ए कर रहा है कि टीआरडीएस आरबीआई का मैकेनिज्म है, 2004 में आया था ताकि एमएसएमई के ट्रेड रिसीवेबल को फाइनेंस करें मल्टीपल फाइनेंसर ऑन ए सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म। बी कर रहा है कि टीआरडीएस में इनवॉइसेस का डिस्काउंटिंग होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग होता है और रिसेबल फैक्टरिंग और रिवर्स फैक्टरिंग दोनों हैंडल करते हैं। सी कर रहा है कि जो भी टीआरडीएस के अंदर ट्रांजैक्शन होता है उसको विद रिकोर्स प्रोसेस करते हैं एमएसएमई को, ताकि रिपेमेंट सिक्योरिटी फाइनेंसर के लिए इंश्योर हो। और फोर्थ ऑप्शन कर रहा है कि टीआरडीएस का एम है एमएसएमई के लिक्विडिटी के इशू को एड्रेस करना बाय इनेबलिंग कन्वर्जन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इनटू लिक्विड फंड। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, ए, बी, सी या डी। तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 1 की बात कर लें। आपको पता होना चाहिए कि टीआरडीएस को दोस्तों 25 करोड़ मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट में बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें तो ये आरबीआई मैकेनिज्म है, बिल्कुल है, मल्टीपल फाइनेंसर होते हैं सिक्योर प्लेटफॉर्म पे। तो ऑप्शन नंबर ए 1 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन 1 की बात कर लें तो ऑप्शन 1 में लिखा है इन्होंने कि टीआरडीएस को 25 करोड़ का मिनिमम पेड अप कैपिटल इक्विटी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्यों चाहिए इनको 25 करोड़ का मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्रेडिट रिस्क एज्यूम नहीं करता, राइट, प्लेटफॉर्म डज नॉट एज्यूम क्रेडिट रिस्क। दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि फॉरेन शेयर होल्डिंग टीआरडीएस में परमिटेड है। हाँ ये भी सही है, फॉरेन शेयर होल्डिंग अलाउड है एज पर करंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एंटिटी अदर देन प्रमोटर कैन होल्ड अप टू 25% ऑफ द इक्विटी कैपिटल। ये गलत है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हमारे नॉन प्रमोटर हैं, नॉन प्रमोटर एंटिटी सिर्फ 25% नहीं
बल्कि मात्र 10% तक इक्विटी होल्ड कर सकते हैं। कितने? 10% तक। तो क्वेश्चन में गलत दिया है। और फोर्थ की बात कर लें तो देखिए, आरबीआई प्रमोटर का फिट एंड प्रॉपर स्टेटस चेक करता है। आरबीआई क्या चेक करता है? प्रमोटर का फिट एंड प्रॉपर स्टेटस चेक करता है। इसमें है दोस्तों इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, और दोस्तों 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। फीडबैक जो है सेबी, सीडी एजेंसी से भी लिया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, टीआरडीएस में एलिजिबिलिटी तो हमने क्या देखा, कौन सा गलत है इसमें? तीसरा नंबर गलत है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको मैंने कैपिटल के बारे में बताया। कैपिटल के लिए याद रखिएगा 25 करोड़ कैपिटल। फॉरेन शेयर होल्डिंग अलाउड है, यानी फॉरेन शेयर भी ला सकते हैं। फिर नॉन प्रमोटर कैप आपको बताया मात्र 10%। ठीक है, आरबीआई इंटीग्रिटी वगैरह चेक करता है। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये वेंचर कैपिटल पे सवाल है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों देखिए, पहला कह रहा है कि आईसीआईसीआई सेट ऑफ वेंचर कैपिटल स्कीम। फिर कह रहा है वर्थ कमिटी रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ वेंचर कैपिटल। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन लॉन्च बाय आईएफसीआई। टीडीआईसीआई फाउंडेड एंड टेक ओवर आईसीआईसीआई वेंचर कैपिटल कॉर्पोरेशन। सीड कैपिटल स्कीम लॉन्च बाय आईडीबीआई। गवर्नमेंट इम्पोज आर&डी सेस टू फंड वेंचर कैपिटल। आईसीआईसीआई इन्वेस्टर पैक्ट विद यूएसएआईडी सपोर्ट। आपको बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पहला जो काम हुआ था वो हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी भट्ट कमेटी। देखिए क्या हुआ था कि भट्ट कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भारत में वेंचर कैपिटल सिस्टम होना चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले हमारा ये इवेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद आया हमारा रिस्क कैपिटल फाउंडेशन, यानी दोस्तों इंडिया का पहला वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च हुआ था, जो कि आईएफसीआई ने लॉन्च किया था, पूछा जाता है। इसका नाम है आरसीएफ। उसके बाद दोस्तों 1976 में आ जाइए, ये हुआ था हमारा 1975 में, ये हुआ था 1976 में। फिर दोस्तों आ जाइए अब 1986 में आईसीआईसीआई ने वेंचर कैपिटल स्कीम को स्टार्ट किया। ये थर्ड है हमारा। ठीक है, हाई रिस्क हाई टेक वेंचर के लिए अपना वेंचर कैपिटल स्कीम स्टार्ट किया। फिर 1986 में दोस्तों एक और चीज आया था, इसको हम लोग बोलते हैं आर&डी सेस एक्ट। ये भी हमारा फोर्थ पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों आईसीआईसीआई ने पैक्ट को एडमिनिस्टर किया, यहाँ देखिए लिखा है, ये हमारा फिफ्थ है। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1986 में। और दोस्तों 1988 में दोस्तों टीडीआईसीआई फाउंड हुआ था। टीडीआईसीआई 1988 में फाउंड हुआ था, ये हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑर्डर आएगा, पहले आएगा 3, नहीं पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 1, उसके बाद 6, उसके बाद 7, समझिए। टीडीआईसीआई सबसे लास्ट में हुआ था। चलिए याद रहेगा दोस्तों, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसका मैंने ट्रिक भी बनाया है, ट्रिक का भी वीडियो बनाया है सेपरेट, जिसे मैंने सारी ट्रिक समझाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोसेस के स्टेप एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। चलिए सवाल यही कर रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले कर रहा है डील नेगोशिएशन, फिर स्क्रीनिंग, फिर एग्जिट प्लान, इवैल्यूएशन, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, डील ऑरिजिनेशन। बताइए दोस्तों, डील ऑरिजिनेशन सबसे पहले आएगा। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले वेंचर कैपिटलिस्ट पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि कहां कहां अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद वो स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब कि वायबिलिटी चेक होती है। वायबिलिटी मतलब कि मार्केट स्कोप, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट साइज, लोकेशन वगैरह चेक होता है। फिर वो थर्ड वो इवेल्युएट करते हैं, यानी दोस्तों शॉर्टलिस्टेड प्रपोजल का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। समझे, जो भी पोर्टफोलियो ने शॉर्टलिस्ट किया है ना, उसका डिटेल एनालिसिस होता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, प्रमोटर कैपेबिलिटी। फिर आता है हमारा डील नेगोशिएशन। ठीक है, ये आता है डील नेगोशिएशन, मतलब क्या हुआ कि टर्म नेगोशिएट होते हैं। ठीक है, और फिर आता है हमारा पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये 5वां नंबर में, यानी इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के बाद वीसी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। और एग्जिट प्लान सबसे लास्ट में होता है, यानी एग्जिट स्ट्रेटजी करने के लिए उनके पास आईपीओ एक तरीका है, बाय बैक एक तरीका है, ठीक है, एक्विजिशन एक तरीका है। समझे, तो दोस्तों याद रखिएगा OSENME, OSENME, ओ से ऑरिजिनेशन, एस से होता है स्क्रीनिंग, ई से होता है हमारा इवेल्युएशन, एन से होता है हमारा नेगोशिएशन, एम से होता है हमारा पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, और फाइनली हमारा ई आता है, यानी कि एग्जिट प्लान। ठीक है, तो डील, ये ऑर्डर याद रखिएगा दोस्तों, OSENME, ऐसे बस निमोनिक बना लीजिए याद रखने का। अब देखिए सवाल है कि वेंचर कैपिटल के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, ये क्वेश्चन कर रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि द प्रोसेस बिगिन विद नेगोशिएशन फॉलोड बाय इवैल्यूएशन एंड स्क्रीनिंग, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूड डेली ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट, एग्जिट प्लान इज द फाइनल स्टेज, मे इन्वॉल्व आईपीओ, एक्विजिशन और बायबैक, स्क्रीनिंग इज डन आफ्टर द एग्जिट प्लान इज फाइनलाइज्ड टू असेस द सक्सेस ऑफ वेंचर। ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 4, 3 only, 1 and 4। बताइए कौन सा कथन सही है दोस्तों। यदि हम 1 की बात कर ले तो पहला स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों प्रोसेस डील नेगोशिएशन से स्टार्ट नहीं होता, पहले हम लोग डील को ऑरिजिनेट करते हैं, राइट।
मतलब फिर स्क्रीनिंग करते हैं। आपको मैंने बोला ना OSE, ठीक है, NME, ये वर्ड याद रखेंगे। ऑरिजिनेशन, स्क्रीनिंग, फिर इवेल्युएशन होता है, फिर नेगोशिएशन होता है और लास्ट में एग्जिट आता है। सेकंड कह रहा है कि पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूड डेली ऑपरेशन इन्वॉल्वमेंट बाय वेंचर कैपिटलिस्ट। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट डेली ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम मॉनिटर करते हैं। कैसे, किस लेवल पे? स्ट्रेटेजिक लेवल पे। तीसरा कह रहा है कि एग्जिट प्लान फाइनल स्टेज होता है। हाँ सही बात है, ठीक है, IPO, एक्विजिशन, बायबैक के थ्रू एग्जिट होता है। और फोर गलत है, क्योंकि स्क्रीनिंग अर्ली स्टेज में होता है। ये लिखा ना स्क्रीनिंग आफ्टर द एग्जिट प्लान, नहीं, ये गलत है, स्क्रीनिंग अर्ली स्टेज में होता है। तो एग्जिट हमारा लास्ट स्टेप है दोस्तों। तो सही जवाब क्या होगा? कौन सा सही पूछा है? तो तीसरा नंबर सही है, ओनली 3 सही है, समझे। तो VC प्रोसेस में नेगोशिएशन पहले आता है। VC डेली ऑपरेशन को कभी मैनेज नहीं करेंगे, याद रखिएगा, VC नेवर मैनेज द डेली ऑपरेशन, ठीक है। और एग्जिट प्लान में हमारा IPO, एक्विजिशन या बायबैक आता है, समझे। स्क्रीनिंग पहले होता है, एग्जिट के बाद नहीं होता है स्क्रीनिंग। चलिए, अब दोस्तों एक सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एग्जिट रूट के बारे में सही है वेंचर कैपिटल के, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कर रहा है कि वेंचर कैपिटलिस्ट में एग्जिट बाय सेलिंग शेयर थ्रू एन IPO when the investing company is listed and trading at premium. Buyback of share by promoter is not permitted under venture capital arrangement. Selling the venture to another company or new venture capitalists are both recognized exit option. Self-liquidating process apply only when the venture capitalist has taken equity share in the company. चलिए ऑप्शन नंबर ए की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर ए गलत है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि IPO एग्जिट रूट सबसे कॉमन है जब कंपनी लिस्टेड होती है। कंपनी क्या है? लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे और शेयर प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। शेयर कहाँ ट्रेड कर रही है? प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। तो VC अपना स्टेक पब्लिक को सेल कर देता है। स्टेटमेंट नंबर 2 दोस्तों गलत है, क्योंकि बायबैक बाय प्रमोटर अलॉट है, ठीक है, और काफी प्रेफर्ड एग्जिट रूट है, समझे, तो ये गलत है। तीसरा की बात कर ले तो VC जो होते हैं ना, वो अपना स्टेक दूसरी कंपनी को या नए वेंचर कैपिटलिस्ट को बेच सकते हैं, चाहे डिस्ट्रेस सेल हो या फेस फंडिंग के लिए। और फोर्थ गलत है, सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोसेस डेट फाइनेंसिंग पर अप्लाई होता है, इक्विटी पर कभी नहीं अप्लाई होगा। इट विल नेवर अप्लाई टू एन इक्विटी, ऑलवेज अप्लाई टू डेट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, IPO कॉमन रूट होता है, बायबैक अलॉट होता है, दूसरे कंपनी को हम बेच सकते हैं। सेल्फ लिक्विडेटिंग केवल डेट पे अप्लाई होता है, इक्विटी पे फाइनेंसिंग पे कभी अप्लाई नहीं होगा। चलिए, अब आपसे एक सवाल है, बताइएगा कि फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में जो अंतर होता है उसको कौन सा स्टेटमेंट सही कैप्चर कर रहा है? पहला ऑप्शन कर रहा है कि फाइनेंस लीज कवर द फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, नॉन कैंसिलेबल। ऑपरेटिंग लीज फॉर शॉर्टर पीरियड, मे इन्वॉल्व मल्टीपल लेसी। बी कर रहा है कि फाइनेंस लीज में लेसर रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के लिए, और ऑपरेटिंग में लेसी हैंडल करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। थर्ड कर रहा है कि फाइनेंस लीज जो है एक तरह का बोरोइंग होता है लेसी के लिए, जबकि ऑपरेटिंग लीज जो है रेंटिंग होता है एसेट को शॉर्ट टर्म यूज के लिए। और फोर्थ कर रहा है कि ऑपरेटिंग लीज में लेसी जो है एसेट सेलेक्ट करता है, नेगोशिएट करता है और लेसर पेमेंट करता है सप्लायर पे। चलिए, ये 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 4, 1, 2 and 3, 3 and 4। कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए, ऑप्शन नंबर यदि ए की बात कर ले, वही से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, फाइनेंस लीज में क्या होता है कि एसेट की पूरी इकोनॉमिक लाइफ को कवर करता है, ठीक है, और दोस्तों नॉन कैंसिलेबल भी होता है। और ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म होता है, बिल्कुल सही बात है, ये डिफरेंस सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लें तो कह रहा है कि फाइनेंस लीज में लेसर रिस्पॉन्सिबल होगा। काहे का लेसर रिस्पॉन्सिबल होगा? लेसी रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के लिए, और ऑपरेटिंग लीज में लेसर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये उल्टा लिख दिया है। फिर थर्ड को देखिए, थर्ड दोस्तों बिल्कुल सही है कि फाइनेंस लीज बेसिकली बोरोइंग जैसा होता है, लेसी को ऑनरशिप जैसा कंट्रोल मिलता है, ठीक है ना। लेसी को कैसा कंट्रोल मिलता है? ऑनरशिप जैसा कंट्रोल मिलता है। लेकिन जो हमारा ये है ऑपरेटिंग लीज है, इसमें रेंटिंग जैसा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फोर्थ दोस्तों गलत है, एसेट सिलेक्शन और नेगोशिएशन फाइनेंस लीज में लेसी करता है, ऑपरेटिंग लीज में नहीं, समझे। तो दोस्तों फाइनेंस लीज के लिए वर्ड क्या रखिएगा, पहली बात तो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, दूसरी बात ऑनरशिप लाइक फीलिंग आएगी किसको? लेसी को। तीसरी बात कि लेसी सब कुछ हैंडल करेगा, लेसी हैंडल करता है। ये किसकी बात हो रही है? फाइनेंस लीज की। और ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है, फिर रेंटिंग जैसा फील आएगा, और प्लस आपका लेसर जो है वो सब कुछ हैंडल करता है। बस ये याद रखना है, ठीक है, ये कीवर्ड है, फिर इसको याद कर लें। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लिवरेज लीज के बारे में। आइए देखते हैं लिवरेज लीज पे क्या सवाल है। देखिए, एक फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है लिवरेज लीज से रिगार्डिंग। सवाल है कि लिवरेज लीज द लेसर बोरो अ पोर्शन ऑफ द एसेट परचेज प्राइस फ्रॉम अ डैश एंड द लोन इज सिक्योर्ड बाय द डैश एंड द लीज रेंटल। द लीज पेमेंट आर यूज्ड टू repay the loan and any dash goes to the lessor.
द लेसर एक्ट लाइक अ डैश पार्टिसिपेंट सप्लाइंग ओनली अ पार्ट ऑफ द एसेट कॉस्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि लीवरेज लीज का मतलब क्या है। मतलब है कि दोस्तों लेसर खुद पूरा पैसा नहीं लगाता एसेट खरीदने के लिए। ठीक है, लेसर जो है, लेसर खुद पूरा पैसा नहीं लगाएगा एसेट खरीदने के लिए। पहले क्या करेगा, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेगा, समझे, मतलब बैंक या लेंडर से पैसा लेता है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, या बैंक, कुछ भी हो सकता है ए या सी में से। फिर क्या करता है कि ये लोन सिक्योर होते हैं। लोन को सिक्योर कैसे किया जाता है, तो लोन को सिक्योर करने के लिए दोस्तों हम लोग एसेट्स का यूज करते हैं, एसेट के माध्यम से सिक्योर करते हैं और लीज रेंटल के अगेंस्ट सिक्योर करते हैं। मतलब अगर पेमेंट नहीं हुआ तो लेंडर एसेट को ले सकता है, जो लीज पेमेंट आती है उनसे लोन रिपे होता है। तो लीज का जो पेमेंट आएगा ना उसका लोन, देखिए पहला में क्या होगा, फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरे में क्या होगा, बाय द एसेट, है ना, बाय द एसेट, और तीसरे में क्या होगा, लीज पेमेंट आर यूज टू रिपे द लोन। और दोस्तों कि और कुछ पैसा यदि बचता है, मतलब जिसको सरप्लस बोलते हैं, मान लीजिए कुछ सरप्लस बच रहा है, ठीक है, तो वो लेसर को पॉकेट में जाता है। किसके पॉकेट में जाएगा, लेसर के पॉकेट में जाएगा। लेसर खुद थोड़ा पैसा लगाता है, इसीलिए वो इक्विटी पार्टिसिपेंट है। ये कैसा एक्ट करता है, लेसर इक्विटी पार्टिसिपेंट, क्योंकि खुद भी पैसा लगा रहा है ना। बाकी पैसा कौन देता है, लेंडर देता है। तो चार कीवर्ड याद रखिएगा, यहां पहला होगा हमारा एफआई, फिर उसके बाद होगा हमारा एसेट, ठीक है, उसके बाद होगा हमारा सरप्लस, और लास्ट में इक्विटी। ठीक है, तो समझिए कि जब भी आपको ये लिवरेज लीज दिखे ना, तो दो चीज याद रखिएगा कि ये क्या है, एक तरह का लेसर और लेंडर। ठीक है, इन दोनों का पार्टनरशिप है। लेसर थोड़ा पैसा लगाता है, लेंडर ज्यादा पैसा देता है, समझिए। लोन सिक्योर होता है एसेट और रेंटल से, सरप्लस लेसर को मिलता है। चलिए ये बातें ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ लीजिंग वर्सेस बोरोइंग फॉर एसेट एक्विजिशन। ठीक है, ये सवाल है। आइए दोस्तों समझते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि व्हेन एन एसेट इज एक्वायर्ड ऑन लीज, लीज रेंटल आर ट्रीटेड एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एसेट डू नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। मतलब लेसिंग और लीजिंग और बोरोइंग दोनों से एसेट एक्वायर होते हैं, पर फाइनेंशियल इंपैक्ट अलग अलग होता है। आइए देखते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन कर रहा है कि लीजिंग इंक्रीजेस द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ फर्म मेकिंग इट हार्डर टू रेज फर्दर डेब्ट। ठीक है, फिर सी कर रहा है कि बोरोइंग टू एक्वायर एन एसेट इंक्रीजेस बोथ द एसेट एंड लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट thereby affecting the debt equity ratio। और डी कर रहा है कि लीज एसेट आर सोल्ड एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो रिमेन अनअफेक्टेड। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों स्टेटमेंट वन हमारा बिल्कुल सही है। देखिए जब एसेट आप लीज पर लेते हैं ना, तो जो रेंट या लीज पेमेंट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के रूप में दिखती है, समझे, और एसेट बैलेंस शीट पर नहीं आता। ठीक है, एसेट डू नॉट अपीयर ऑन द बैलेंस शीट, समझे। तो मैं फिर से बता दूं, जब आप एसेट लीज पर लेते हैं तो रेंट या लीज पेमेंट जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, और एसेट में दोस्तों एक्सपेंस नहीं आता, राइट। और उसके बाद स्टेटमेंट टू की बात कर ले तो ये गलत है। क्या है दोस्तों, क्या है, देखिए कि लीजिंग जो होती है डेब्ट इक्विटी रेशियो बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है, क्योंकि लीज लायबिलिटी बैलेंस शीट पर होता ही नहीं है। तो बोरोइंग करता है रेशियो का इफेक्ट। देखिए यदि आप बोरो कीजिएगा तो फिर रेशियो इफेक्ट होगा, जो अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है ये बोरोइंग से इफेक्टेड होगा, लेकिन लीजिंग से इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि दोस्तों लीजिंग बैलेंस शीट पे आता ही नहीं है, बस प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस अकाउंट पे रहता है, समझे। तीसरा देखते हैं, एसेट बैलेंस शीट पे नहीं आता। तीसरा की बात कर लें, तीसरा ऑप्शन की बात कर लें, तो कह रहा है कि बोरोइंग टू एक्वायर एन एसेट बोथ द इंक्रीजेस बोथ द एसेट एंड लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। अब देखिए बोरोइंग से एसेट तो खरीदते हैं तो एसेट और लायबिलिटी दोनों बैलेंस शीट पे आते हैं, और डेब्ट इक्विटी रेशियो बढ़ जाता है, ये भी सही बात है। और फोर्थ की बात कर लें तो कह रहा है कि लीज एसेट ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसलिए डेब्ट इक्विटी रेशियो सेम रहता है, मतलब कंपनी का बोरोइंग कैपेसिटी सेम रहता है। तो दोस्तों सही जवाब क्या है इसका, कौन सा आपसे पूछा है करेक्टली, तो 1 2 3 एंड 4 ऑप्शन ए करेक्ट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमने हमने क्या सीखा दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से कि लीजिंग जो होता है दोस्तों, लीज जब भी आप देखेंगे तो लीज को हम लोग कैसे शो करते हैं, एक्सपेंस के रूप में शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है। क्या होता है, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है। हमारा जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। बार बार सवाल आया है, डेब्ट इक्विटी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लीजिंग से। और यदि हम बोरोइंग की बात कर लें तो बोरोइंग से दोस्तों हमारा एसेट और लायबिलिटी दोनों बैलेंस शीट में अफेक्टेड दिखता है, और जो रेशियो है ना डेब्ट इक्विटी रेशियो वो बढ़ जाता है। तो लीजिंग से कंपनी फ्लेक्सिबल रहती है क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और दोस्तों बोरोइंग से रेशियो बढ़ जाता है जो फ्यूचर लोन को मुश्किल बना देता है। याद रहेगा ना। अब हायर परचेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। सवाल है कि अंडर हायर परचेज अरेंजमेंट द हायरर पे फॉर एसेट इन डैश, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर डैश,
इफ हायरर डिफॉल्ट द सेलर कैन डैश द एसेट, समटाइम इंस्टेड ऑफ कैश डाउन पेमेंट अ डैश इज डिपॉजिटेड विच इज रिटर्न विद इंटरेस्ट आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार या बाइक खरीदने के लिए हायर परचेज सुने होंगे नाम आप। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले जो हायरर होता है ना, वो क्या करता है दोस्तों, एसेट एसेट का पैसा इंस्टॉलमेंट में पे करता है। कैसे पे करेगा पैसा, इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। ऑनरशिप कब मिलती है, जब सारे इंस्टॉलमेंट पे कर जाते हैं। व्हेन ऑल आप सब कुछ पे कर देंगे ना, तब ऑनरशिप मिलेगी। अगर हायरर डिफॉल्ट करे, मतलब पेमेंट ना करे, तो सेलर एसेट को रीपोजेस कर सकता है। सेलर ने जो एसेट दिया था वो क्या करेगा, रीपोजेस करेगा। कभी कभी कैश डाउन पेमेंट के बदले एफडी दिया जाता है, ताकि सेलर को एफडी दिया जाता है। ये एफडी फाइनल इंस्टॉलमेंट के बाद इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है, हायरर जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, ठीक है। और ऑनरशिप ट्रांसफर होगा फुल जब जब ऑल इंस्टॉलमेंट आर पेड, ठीक है। यदि हायरर डिफॉल्ट करेगा तो सेलर रीपोजेस कर सकता है। और सीडी के जो कैश डाउन पेमेंट की जगह कभी कभी एफडी का यूज होता है, प्लीज रिमेंबर इट, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो पूछ रहा है क्या कि हायर परचेज का लीगल एस्पेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग सवाल है। तो लीगल एंगल ऑफ हायर परचेज समझना बहुत जरूरी है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा कथन सही है ना। हायर परचेज एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली अपॉन डिलीवरी। हायर परचेज अरेंजमेंट इज गवर्न बाय द हायर परचेज एक्ट, इट विच ऑल्सो इन्वॉल्व प्रोविजन फ्रॉम आईसीए एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। Hirer become the legal owner of the asset as soon as the first installment is paid. The Law Commission recommendation led to enactment of the Hire Purchase Amendment Bill in 1989, which is currently in force. स्टेटमेंट 1 की बात कर ले दोस्तों, क्या लगता है आपको स्टेटमेंट 1 देखिए। देखिए दोस्तों, हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। ऑनरशिप तभी ट्रांसफर होता है जब सारे इंस्टॉलमेंट पे हो जाए। ये जो लिखा है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये गलत है। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये इसके लिए जो एक्ट था वो है हायर परचेज एक्ट 1972 का, और ये दोनों कवर करता है इसमें। थर्ड गलत है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ऑनरशिप नहीं मिलती। ऑनरशिप तब मिलती है जब सारे इंस्टॉलमेंट पे हो जाए। फोर्थ नंबर भी गलत है। 1989 का जो अमेंडमेंट, तो फ्रेंड्स यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि जो हायर परचेज का लीगल बेस काफी स्ट्रांग है। 3 एक्ट है, देख सकते हैं आप। ऑनरशिप एंड में मिलती है और अमेंडमेंट बिल कभी एक्टिव ही नहीं हुआ, ठीक है। अब सवाल है कि हायर परचेज और लीज फाइनेंस में क्या अंतर है, कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से डिस्टिंग्विश कर रहा है। ऑप्शन लिखा रहा है कि लीज फाइनेंस में लेसी लीज रेंटल पे करता है, जिसको इंटायरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, जबकि हायर परचेज में केवल इंटरेस्ट पोर्शन इंस्टॉलमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। फिर सेकंड कर रहा है कि लीज फाइनेंस में लेसी जो है ऑनर हो जाता है एसेट का, और जैसे ही लीज टर्म खत्म होता है, जबकि हायर परचेज में ऑनरशिप ट्रांसफर तभी होता है जब फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाए। इसके बाद अगला कर रहा है कि लीज फाइनेंस में लेसर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है, जबकि हायर परचेज में हायर परचेजर जो है वो डेप्रिसिएशन क्लेम करता है। फोर्थ कर रहा है कि लीज फाइनेंस में जो टैक्स बेनिफिट होता है उसमें आप लीज रेंटल को एक्सपेंस क्लेम करते हैं, जबकि हायर परचेज में परचेजर जो है डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। चलिए आइए समझते हैं दोस्तों। तो दोनों में आपको एसेट मिलता है, पर दोनों का फाइनेंशियल ट्रीटमेंट अलग है। पहला ऑप्शन देखिए, क्या लगता है आपको, बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फर्स्ट स्टेटमेंट। यस, इट इज करेक्ट, ये सही बात है। देखिए लीज फाइनेंस में जो लीज रेंटल होते हैं ना, वो प्योर के प्योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये लीज रेंटल प्योरली क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और हायर परचेज में सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। प्रिंसिपल आपको पता ही होगा कि 2 पोर्शन होता है, एक इंटरेस्ट वाला पोर्शन होता है और एक प्रिंसिपल वाला पोर्शन होता है, राइट। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हायर परचेज में जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन होता है ना, वही हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, राइट। प्रिंसिपल वाला पोर्शन नहीं होता। और लीज में दोस्तों पूरा का पूरा लीज रेंटल वो प्योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। स्टेटमेंट 2 क्या लगता है दोस्तों आपको देखकर, ये गलत है। देखिए लीज में जो लेसी होता है वो ऑनर नहीं बनता, लिखा है ना लेसी बिकम द ऑनर, नहीं, लेसी ऑनर नहीं बनता दोस्तों, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल केस हो जाए। हायर परचेज में ऑनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद मिलती है। दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि लीज फाइनेंस में लेसर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है, ठीक है ना, क्योंकि लेसर का ही तो एसेट है। एसेट किसका है, लेसर का है, इसलिए वो डेप्रिसिएशन तो क्लेम करेगा ना। और हायर परचेजेस में हायर परचेजर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है क्योंकि एंड में वो ऑनर बन जाता है, ठीक है, ये सही बात है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। और फोर्थ की बात कर ले टैक्स बेनिफिट की, तो लीज फाइनेंस में लेसी जो होता है वो लीज रेंटल एक्सपेंस क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो रेंटल दे रहा है, उसको खर्चा क्लेम कर सकता है। और हायर परचेजर में जो परचेजर है वो क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि टैक्सेबल इनकम से। तो दोस्तों सही जवाब क्या है इसका, कि आपका 4 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, 1 नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो लीज होता है इसमें रेंटल एक्सपेंस दिया जाता है
और प्लस आपका लेसर जो है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या करेगा, क्लेम करेगा। जो हमारा हायर परचेज होता है इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है और प्लस परचेजर जो है वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। समझे दोस्तों, लीज फाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि लीज रेंटल एज एन एक्सपेंस, लेसर डेप्रिसिएशन, कोई ऑनरशिप नहीं होता, और हायर परचेजिंग में इंटरेस्ट एक्सपेंस के रूप में लिखा जाता है, परचेजर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ सीआईसी के नाम दिए गए हैं और उनके की प्रोफाइल के नाम दिए गए हैं। आइए जरा मैच द कॉलम फॉलोइंग करते हैं। पहला लिखा है ट्रांस यूनियन सिविल, फाउंडेड इन 1899 अटलांटा। फिर कह रहा है एक्सपीरियन, फर्स्ट सीआईसी इन इंडिया, क्रेडिट स्कोर रेंज फ्रॉम 300 टू 900। फिर कह रहा है इक्यूफैक्स, established in 2006 with Indian Bank and Financial Institution। फिर कह रहा है CRIF हाई मार्क, आरबीआई अप्रूव्ड ब्यूरो सर्विंग रिटेल एमएसएमई एग्रीकल्चर कमर्शियल सेगमेंट। दोस्तों चलिए ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारा सिविल था ना, ये पहला है तो 1 का बी हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, एक्सपीरियन। तो एक्सपीरियन जो है ना वो ज्वाइंट वेंचर के साथ बना था, बैंक के साथ, ठीक है, तो जेबी या सी नंबर हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। इक्यूफैक्स जो है वो ओल्डेस्ट है, अटलांटा ऑरिजिन है, सबसे ओल्डेस्ट और यदि कोई है तो इक्यूफैक्स है, 3 का ए हो जाएगा, अटलांटा इसका ऑरिजिन है। और डी याद रखिएगा, सीआरआईएफ जो है आरबीआई अप्रूव्ड है, तो डी का 4 का डी का 4 हो जाएगा। समझे, एमएसएमई फोकस है। तो क्रेडिट ब्यूरो का काम हर क्रेडिट हिस्ट्री क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करना, हर एक अपना यूनिक प्रोफाइल है। भारत में ओल्डेस्ट यदि कोई पूछे तो बोल दीजिएगा भारत का ओल्डेस्ट सिविल है। यदि दुनिया का ओल्डेस्ट पूछे तो बोलिएगा इक्यूफैक्स दुनिया का ओल्डेस्ट है। एक्सपीरियन के बारे में याद रखिएगा कि ग्लोबल वेटरन है। और सीआरआईएफ जो एमएसएमई स्पेशलिस्ट, एमएसएमई स्पेशलिस्ट है, ये जो है एमएसएमई स्पेशलिस्ट है। समझे, ये सब वर्ड याद रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो देखिए क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व इन ओके म्यूचुअल फंड इन मैनेजमेंट। तो एंटिटीज बहुत सारे होते हैं, तो कौन सा एंटिटीज इन्वॉल्व होता है वो पूछा जा रहा है। पहला कर रहा है कि स्पॉन्सर एस्टैब्लिश द ट्रस्ट एंड एक्ट लाइक अ प्रमोटर। एएमसी मैनेज इन्वेस्टमेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय सेबी। Custodian is responsible for managing the fund investment strategy. NAV is calculated by subtracting scheme expense from the market value of security and divided by number of unit। चलिए बहुत सा सवाल है। देखिए दोस्तों, स्पॉन्सर जो है ना वो क्या करता है, स्पॉन्सर का काम क्या है कि वो ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करता है, ये सही बात है, राइट। और म्यूचुअल फंड का प्रमोटर जैसा होता है। फिर कह रहा है कि एएमसी इन्वेस्टमेंट मैनेज करेगा, हाँ ये भी सही बात है। सी कह रहा है कि कस्टडियन मैनेज करता है फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को, नहीं, कस्टडियन सिर्फ सिक्योरिटी को सेफ रखता है, इसका काम है कि हम सिक्योरिटी को सेफ रखें, दैट्स इट। और 4 नंबर भी सही। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एक वर्ड में याद रखिए कि जो स्पॉन्सर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रमोटर होते हैं। समझे, एएमसी जो होता है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है। जो कस्टडियन होता है दोस्तों वो क्या करता है, सिक्योरिटी को रखता है, सिक्योरिटी कीपर बोलते हैं इसको। ये कीवर्ड को याद रखेंगे। चलिए, और एनएवी निकालने का तरीका ही है मार्केट एक्सपेंस, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इससे हमारा ये निकल जाता है, राइट। फ्रेंड्स आगे बात करें हम लोग ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या अंतर है, राइट। ओपन एंडेड ऑप्शन कर रहा है कि ओपन एंडेड स्कीम अलाउ इन्वेस्टर टू सब्सक्राइब एंड रिडीम यूनिट कंटिन्यूअसली एट एनएवी प्राइस। बी कह रहा है कि क्लोज एंडेड स्कीम हैव अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड and are open for subscription only during the initial offer period। थर्ड कर रहा है कि open ended scheme are listed on stock exchange and treated like share। and fourth ऑप्शन है कि SEBI regulation require close ended scheme to offer either repurchase facility or listing on stock exchange as an exit route। तो ये open ended और close ended में क्या डिफरेंस है, इस पे सवाल है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 की बात कर लें तो ओपन एंडेड स्कीम में आप कभी भी इन्वेस्ट या रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है ना कंटिन्यूअसली, ठीक है, ये सही बात है, कभी भी आप चाहें तो कभी भी इन्वेस्ट रिडीम कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि क्लोज एंडेड का फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, हाँ बिल्कुल होता है। और दोस्तों सब्सक्रिप्शन सिर्फ इनिशियल ऑफर पीरियड में ही होता है, बिल्कुल सही है। 3 कह रहा है कि ओपन एंडेड केवल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है एंड ट्रेडेड लाइक शेयर, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होती है, क्लोज एंडेड स्कीम लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये एक्चुअली यहाँ पे क्लोज लिखा रहता ना तो ये सही होता। और 4th कह रहा है कि सेबी रूल के हिसाब से क्लोज एंडेड स्कीम को एग्जिट रूट देना हो मैंडेटरी है, या तो रिपर्चेज फैसिलिटी या स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, तो ये भी सही है। तो दोस्तों याद रखिएगा ओपन एंडेड मतलब एनी टाइम एंट्री एनी टाइम एग्जिट, एनएवी बेस्ड होता है। क्लोज एंडेड का फिक्स टर्म होता है, एनएफओ होता है, एग्जिट वाया रिपर्चेज और लिस्टिंग, और लिस्टिंग केवल क्लोज एंटिटी का होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1, 2 एंड 4। सही पूछ रहा था ना, हाँ 1, 2 एंड 4 ए नंबर करेक्ट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की, और इसको स्किप कर रहे हैं। एसआईपी वाला क्वेश्चन बहुत आसान है,
SIP, SWP, SWTP। हाँ, ये थोड़ा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका सम एज्यूर्ड है 1 लाख का, और रिक्वायर्ड 20 एनुअल प्रीमियम। और दोस्तों पॉलिसी होल्डर ने 10 प्रीमियम पे किया, उसके बाद रुक गया। एक्रूड बोनस था उस वक्त का 35,000 का। तो टोटल पेड अप वैल्यू कितना है पॉलिसी का? तो यहाँ पे देखिए 2-3 चीज हमें देखना है। पहला देखना है कि सम कितना एज्यूर्ड हुआ है 1 लाख का, टोटल प्रीमियम कितना है 20 प्रीमियम है, पेड प्रीमियम कितना है 10 प्रीमियम पेमेंट किया है, बोनस कितना मिला है 35,000 का बोनस मिला है, राइट। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। जब भी आपको पेड अप वैल्यू निकालने बोले ना, तो आपने कितना प्रीमियम पे किया, प्रीमियम पेड, उसके बाद प्रीमियम कितना पेबल था, प्रीमियम आपने कितना पे किया, कितना प्रीमियम पेबल था, इसको सम एज्यूर्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझे? बताइए प्रीमियम आपने कितना पे किया है, बताइए। 20 प्रीमियम पे किया है, नहीं 20 टोटल था, 10 आपने पे किया, तो 10/20 इंटू सम एज्यूर्ड। सम एज्यूर्ड कितना था 1 लाख, यानी दोस्तों 50,000 हो जाएगा। समझे? 50,000 हमारा पेड अप वैल्यू होगा। तो दोस्तों यहां से अभी आंसर नहीं आया है, टोटल पेड अप वैल्यू पूछा है। समझे? तो टोटल पेड अप वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल पेड अप वैल्यू जो हो जाएगा वो 50,000 पहले का और 35,000, यानी दोस्तों 85,000 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए 35,000 सिर्फ बोनस था, 35,000 क्या है, ये सिर्फ बोनस है। समझे? पेड अप, और 50,000 क्या है, पेड अप वैल्यू विदाउट बोनस है। और 1 लाख क्या था, ओरिजिनल सम एज्यूर्ड था। तो दोस्तों ये फॉर्मूला प्लीज नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है कि आपको रेशियो ऑफ प्रीमियम ले लेना है, प्रीमियम का रेशियो ले लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है सम एज्यूर्ड से। और उसमें एक बात याद रखिएगा कि बाद में ना बोनस को जरूर जोड़ दीजिएगा। समझे? बोनस लोग छोड़ देते हैं, ये मत कीजिएगा, बोनस को जोड़ना जरूरी है। चलिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रुप इंश्योरेंस कवर मल्टीपल इंडिविजुअल अंडर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नोन एज मास्टर पॉलिसी। सेकंड कह रहा है कि इंडिविजुअल लाइफ आर अंडर रिटन सेपरेटली इन अ ग्रुप इंश्योरेंस टू असेस द रिस्क एक्यूरेटली। सी कह रहा है कि ग्रुप इंश्योरेंस इज टिपिकली मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेडिकल एग्जामिनेशन कॉस्ट। और फोर्थ कह रहा है कि ग्रुप सिलेक्शन एम टू फॉर्म अ पूल विद एन एवरेज रेट ऑफ मोर्टेलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें तो ग्रुप इंश्योरेंस में दोस्तों मल्टीपल इंडिविजुअल एक सिंगल मास्टर पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं, इससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता है, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन की बात कर लें तो ये कह रहा है कि इंडिविजुअल लीव सेपरेटली अंडरराइट नहीं करते, है ना। रिस्क असेसमेंट ग्रुप लेवल पर होता है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है। और ग्रुप इंश्योरेंस ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, लिखा है ना मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, बल्कि चीपर होता है, क्योंकि मेडिकल एग्जाम और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो जाता है। और फोर्थ की बात कर लें तो ग्रुप सिलेक्शन का गोल है एवरेज मोर्टेलिटी रेट को मेंटेन करना, ताकि रिस्क पूल बैलेंस रहे और कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो ये सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक मास्टर पॉलिसी होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है सबके लिए, सेपरेट अंडरराइटिंग नहीं होता, कॉस्ट चीपर है, और मोर्टेलिटी एवरेज पूल बेस्ड होता है। तो 1 और 4 सही होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला सवाल है हमारा, आप देख सकते हैं। वो कह रहा है कि PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कौन सा कथन जो है सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवर अप टू लाख 18 to 50 ईयर, रिन्यूएबल एनुअली अंटिल द एज ऑफ 55। एनुअल प्रीमियम कह रहा है 436 रुपया पेमेंट होगा सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट से। स्कीम जो है LIC के द्वारा ऑफर किया जाता है। और फिर लास्ट में कह रहा है कि लाइफ कवर अंडर PMJJBY इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। तो देखिए पहला तो स्टेटमेंट सही है कि आपको 2 लाख का लाइफ कवर मिलता है 18 से 50 साल वाले के लिए, और कवर एनुअली रिन्यू होता है 55 साल तक। स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि प्रीमियम जो है ना 436 जो है मंथली नहीं है, ये एनुअली है, और एक ही इंस्टॉलमेंट में आपका ऑटो डेबिट होता है बैंक अकाउंट से। थर्ड की बात कर लें तो स्कीम सिर्फ LIC नहीं ऑफर करता, दूसरे लाइफ इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस के टाइप के साथ। और फोर्थ की बात कर लें, यह सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ के लिए नहीं है, बेसिकली एनी कॉज ऑफ डेथ के लिए एप्लीकेबल है, और एनी कॉज ऑफ डेथ, तो ये भी गलत है। तो हम देख सकते हैं मात्र 1 नंबर ऑप्शन सही है, सही पूछा है ना। हाँ, तो याद रखिएगा दोस्तों 2 लाख का कवर मिलता है, 18 से लेकर 50 साल होता है, और प्रीमियम 436 रुपया एनुअली है, ईयरली ऑटो डेबिट होता है, डेथ किसी भी कारण से हो सकता है। अब देखिए PMSBY पे सवाल है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एक्सीडेंटल कवर आपको 2 लाख का मिलेगा फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी, और 1 लाख का मिलता है पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए। फिर 2 कह रहा है कि स्कीम जो है इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है जो 18 से 70 साल के बीच में है, एनुअल प्रीमियम 20 रुपया का होता है। और लास्ट में कह रहा है कि डेथ ड्यू टू सुसाइड, अल्कोहल और ड्रग इज कवर अंडर PMSBY। क्या लगता है दोस्तों? तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि 2 लाख कवर होता है एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी के लिए।
जैसे दोनों आंखों, दोनों हाथों, दोनों पैरों का लॉस हो जाए। 1 लाख आपको कवर होता है पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए। सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों स्कीम जो है 18 से 70 साल के लिए इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, जिनके पास बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो, ऑटो डेबिट कंसेंट दिया गया हो। स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट है, क्योंकि प्रीमियम मात्र 20 रुपया पर ईयर है और एक ही इंस्टॉलमेंट में ऑटो डेबिट होता है, और सुसाइड, अल्कोहल, ड्रग एब्यूज से होने वाली डेथ कवर नहीं होती है। राइट, ये कह रहा है होती है, इसीलिए 4 नंबर गलत है। तो सवाल क्या पूछा है, कौन सा सही है? तो 1, 2 एंड 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आप पूछ रहे हैं कि जो हमारा इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल है, इसमें किस तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्ड होते हैं? तो ऑप्शन कर रहा है कि ओनली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर कर रहा है कि ऑल पर्सनल लाइफ लाइन ऑफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड टू सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर सी कर रहा है कि ओनली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनी, डी कर रहा है कि ओनली पॉलिसीज इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट ओवर प्रीमियम पेमेंट। तो दोस्तों देखिए, रूल अप्लाई तो सभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए होती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, या वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, या वो जनरल इंश्योरेंस हो। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों। कवरेज में क्या क्या आता है? कवरेज में आता है पर्सनल लाइन ऑफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, पॉलिसीज इश्यूड टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड माइक्रो एंटरप्राइज, ये आता है हमारा। तो रॉन्ग ऑप्शन क्या है? सिर्फ पब्लिक नहीं है, लिखा ना, सिर्फ पब्लिक नहीं है। फिर उसके बाद सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है, और केवल प्रीमियम डिस्प्यूट नहीं। ठीक है, ओम्बड्समैन हैंडल करता है क्लेम, डिलेज, अनफेयर प्रैक्टिस, सब कुछ हैंडल करता है। ठीक है, सवाल क्या था कि कौन सा कथन जो है, तो इसका सही जवाब है बी, सब तरह के इंश्योरेंस कवर होते हैं। चलिए इसको हम स्किप करते हैं, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे। हाँ, ये इसको जरा जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा कथन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के बारे में सही है? कंप्लेन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 years of rejection by the insurer. The ombudsman can award compensation up to 50 lakh. No fees are required to file a complaint. और फिर कह रहा है कि जो ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन अवार्ड इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर ये गलत है, लेकिन दोस्तों कंप्लेन 3 साल के अंदर नहीं, 1 साल के अंदर फाइल करनी होती है। कितने साल के अंदर? 1 साल के अंदर। राइट, इंश्योरर की रिजेक्शन की 1 साल के अंदर फाइल करनी होती है, या अगर 1 मंथ तक रिप्लाई नहीं दिया तो। ये 3 साल लिखा है, 3 साल के अंदर नहीं, 1 साल के अंदर फाइल करनी है। बी भी गलत है, क्योंकि दोस्तों ओम्बड्समैन 50 लाख नहीं देता, बल्कि 30 लाख तक कॉम्पेंसेशन अवार्ड कर सकता है, 50 लाख का नहीं है। नो फीस आर रिक्वायर्ड, हाँ ये बात सही है कि कंप्लेन फाइल करने के लिए कोई फी नहीं लगती। और डी कर रहा है कि ओम्बड्समैन का अवार्ड फाइनल नहीं होता, क्योंकि अगर कंप्लेनेंट एक्सेप्ट नहीं करता तो वो लीगल रेमेडी परस्यू कर सकता है। तो टाइम लिमिट याद रखिएगा 1 साल, मैक्सिमम अवार्ड मान याद रखिएगा 30 लाख, फी 0 है, और अवार्ड जो है एक्सेप्ट करना जरूरी है, वरना लीगल ऑप्शन ओपन रहेगा। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों ईपीएफओ पे सवाल है, इनमें से कौन सा कथन जो है ईपीएफओ पे सही बता रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह एक प्राइवेट ट्रस्ट है जो कि इंश्योरेंस कंपनी मैनेज करती है। दूसरा कह रहा है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तीसरा कह रहा है स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। 3 मेजर स्कीम होते हैं, केवल मैनेज करता है पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेना तो ये गलत है, प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है दोस्तों। बी भी गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं देखा। ये दोस्तों एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, और इसके अंदर जो 3 स्कीम है वो एक ईपीएफ है, एक आपका ईपीएस है, और तीसरा है आपका ईडीएलआईएस। समझिए, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। चलिए, तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा। अच्छा, युआन और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको, बताइए। तो पहला कह रहा है कि युआन सिर्फ एम्प्लॉय के लिए लिखा है कि 10 डिजिट नंबर होता है, केवल एम्प्लॉयर यूज कर सकते हैं ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए। बी कह रहा है कि युआन मल्टीपल ईपीएफ अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय को लिंक करता है, क्योंकि श्रमेव जयते कार्यक्रम में लॉन्च हुआ था। राइट, और फिर कह रहा है कि ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 12% ऑफ देयर सैलरी टू ईपीएफ, एम्प्लॉयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट। और डी कह रहा है कि इंटायर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गोल टू ईपीएफ अकाउंट। देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि दोस्तों युआन सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए नहीं, या एम्प्लॉय के मल्टीपल ईपीएफ अकाउंट को लिंक करता है। समझे, तो ये गलत है। ये हाँ, ये दूसरे की बात क्या है, हाँ ये 12 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, 10 डिजिट का नंबर नहीं होता। और बी नंबर सही है, ये मल्टीपल ईपीएफ अकाउंट को लिंक करता है और लॉन्च हुआ था श्रमेव जयते कार्यक्रम में। उसके बाद सी नंबर कह रहा है ना कि सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करता, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। क्या लगा एम्प्लॉय कर नहीं, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। और दोस्तों पूरा का एम्प्लॉयर का पूरा 12% ईपीएफ में नहीं जाता है, उसका ब्रेकडाउन ऐसा होता है कि 3.67% जाता है ईपीएफ में, और बाकी का
फ्रेंड्स इसका थोड़ा जवाब दीजिएगा, ये बहुत सा सवाल है। इनमें से कौन सा कथन ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है? जो एम्प्लॉय 15,000 से कम कमाते हैं एक महीने में, तो कह रहा है कि एम्प्लॉय 12% सैलरी कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर जो है इंटायरली 12% ईपीएफ को कंट्रीब्यूट करेगा। बी कह रहा है कि एम्प्लॉय 12% सैलरी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई में स्प्लिट होता है। फिर सी कह रहा है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है केवल 8.3% ऑफ सैलरी टू ईपीएस। और डी कह रहा है कि ईपीएस इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंस। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो एम्प्लॉयर का पूरा 12% ईपीएफ में नहीं जाता है, स्प्लिट होता है, अभी मैंने आपको बताया था। और दोस्तों स्ट्रक्चर स्प्लिट कैसा होता है? बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए देखिए, एम्प्लॉय का तो 12% होता है सैलरी का, लेकिन जो एम्प्लॉयर का 12% होता है ना जी, उसको स्प्लिट ऐसे करते हैं। 3.67% जाता है ईपीएफ में, 8.33% जाता है हमारा ईपीएस में, और 0.5% जो है वो जाता है ईडीएलआई में। ईडीएलआई क्या होता है? एम्प्लॉय डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस। और 0.5% जो है एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज में जाता है। समझे? तो ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है। और सैलरी का जो बेस है वो केवल बेसिक प्लस डीए है। ये लिखा ना ग्रॉस सैलरी, नहीं, ग्रॉस सैलरी पे नहीं मिलता, बेसिक प्लस डीए इंक्लूड होता है, ये याद रखिएगा। तो डी भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। चलिए, उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कोई 15 से ज्यादा कमा रहा है, तो फिर क्या? अभी तो 15,000 से कम के लिए बोला था। सवाल है कि 15,000 से ज्यादा कमाता है एक महीने में और मिनिमम ईपीएफ के लिए ऑप्ट किया है, तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखिए, ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या कि बेस्ड ऑन एम्प्लॉय एक्चुअल सैलरी, बेस्ड ऑन 15,000, बेस्ड ऑन बेसिक प्लस एचआरए, बेस्ड ऑन ग्रॉस सैलरी। देखिए, मिनिमम ईपीएफ ऑप्शन में क्या होता है कि एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है मिनिमम ईपीएफ या फुल ईपीएफ चूज करने का। तो यदि मिनिमम ईपीएफ चूज करता है और 15 से ज्यादा कमा रहा है, तो जो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा ना, वो 15,000 का 12% देगा। 12% ऑफ 15,000 कितना होगा? 1,800। समझे? और जो एम्प्लॉयर होता है वो भी 12% देगा 15,000 का, यानी 1,800। उसमें से स्प्लिटिंग ऐसे ही होती है जैसे मैंने आपको बताया था। ईपीएफ चला जाएगा, ईपीएफ में चला जाएगा 3.67%, ईपीएस में चला जाएगा 8.33%, और 0.5% ईडीएलआई और 0.5% एडमिशन चार्ज। चाहे आपका सैलरी 30,000 है, कंट्रीब्यूशन 15,000 पे कैप होता है। तो सही जवाब है बेस्ड ऑन 15,000 रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल सैलरी। अच्छा, ये तो मिनिमम पीपीएफ में। मान लीजिए फुल ईपीएफ करे तो, यहाँ देखिए यही क्वेश्चन है, फुल ईपीएफ करे तो तब क्या होगा? दो चीज होता है, मिनिमम उस पर डिपेंड करता है क्या ऑप्ट कर रहा है, फुल ईपीएफ ऑप्ट कर रहा है या मिनिमम ईपीएफ ऑप्ट कर रहा है। यदि फुल ईपीएफ ऑप्ट करेगा तो फिर क्या होगा कि 12% लेना पड़ेगा 30,000 का। समझे? ये बात है। तो कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। ये तो एम्प्लॉय देगा, और एम्प्लॉयर भी देगा कितना? 3600 देगा। उसमें भी स्प्लिटिंग वही रहेगा। ईपीएस में चला जाएगा कितना? 8.33%। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 8.33% 15,000 का ही जाएगा। समझे? 15,000 का ही जाएगा 8.33%। तो यानी कितना होगा 15,000 का? 1,250 रुपया लगभग। और बाकी जो पैसा है वो ईपीएफ में जाएगा, यानी 3600 में से 1,250 माइनस कर देंगे तो लगभग 2,350 आएगा, ये ईपीएफ में जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ईपीएस कंट्रीब्यूशन का जो कैप होता है ना, ईपीएस में जो कैप है वो 15,000 का ही है। ठीक है, बाकी ईपीएफ में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बता रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, इंप्लॉय पे डिपेंड। यदि मान लीजिए कि सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्ट करते हैं, ईपीएफ ऑप्ट कर रहे हैं या सॉरी मिनिमम ईपीएफ ऑप्ट कर रहे हैं या फुल ईपीएफ ऑप्ट कर रहे हैं। यदि आप मिनिमम करेंगे तब तो सब कुछ 15,000 पे ही होगा। यदि फुल पे कर रहे हैं तो आपका जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पूरे सैलरी का, ये बेसिक प्लस डीए वाला 12%। और दूसरी बात कि जो आपका ईपीएस है उसका कैप है 15,000, बस ईपीएफ में जो है आपका बाकी बाकी अमाउंट जाएगा। ठीक है, चलिए ये बातें समझ में आ गई आपको। पीपीएफ के बारे में क्या सही बताइए, क्या सही है? एनआरआई एंड एचयूएफ आर एलिजिबल टू ओपन अ पीपीएफ अकाउंट। बोलिए, एनआरआई एचयूएफ एलिजिबल है? नहीं कर सकते, गलत है। पीपीएफ हैज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 10 ईयर। 10 ईयर नहीं होता, 15 साल लॉक इन होता है। ठीक है, अनलिमिटेड डिपॉजिट अलाउड नहीं है, मैक्सिमम आपका 1.5 लाख 1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं। पीपीएफ इंटरेस्ट इज टैक्स, क्या कर रहा है? इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है, मंथली पे नहीं होता, एनुअली कंपाउंड होता है। 15 साल लॉक इन पीरियड है, टैक्स फ्री रिटर्न। ये सही बात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताइए, एनपीएस का के बारे में सवाल है कि एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट वॉलंटरी होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल होते हैं इसमें, तो ये गलत है। ये टीयर 1 वॉलंटरी नहीं है, ये तो मैंडेटरी है, और अनरिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल अलाउ नहीं करता। फिर टीयर 2 कर रहा है कि मैंडेटरी है, ये भी गलत है। टीयर 2 ऑप्शनल है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
और सी कह रहा है कि टीयर 1 अकाउंट इज मैंडेटरी एंड टीयर 2 अकाउंट इज ऑप्शनल विद फ्लेक्सिबल विड्रॉल। ठीक है, टीयर 1 जो है मैंडेटरी है, समझे, कोई नॉन विड्रॉएबल एक्सेप्ट अंडर एग्जिट कंडीशन। और दोस्तों टीयर 2 अकाउंट ऑप्शनल है, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है दोनों मैंडेटरी है, ये भी गलत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, टीयर 1 मैंडेटरी है, रिटायरमेंट फोकस होता है, और टीयर 2 ऑप्शनल है, फ्लेक्सिबल है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफर करता है। याद रहेगा ना। तो दोस्तों और भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं इसका सेकंड पार्ट वीडियो लाऊंगा, आप यदि चाहेंगे तो पार्ट 2 लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, तो मैं कमेंट सेक्शन में मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट